मीडिया के कुछ एंकर्स को एक अलायंस के द्वारा प्रतिबंधित किया जाना, फिर इस पर भारतीय जनता पार्टी का बयान आना, ये वो चर्चाएं हैं जो सरगर्मियों के साथ चली। दो अलग अलग विचार थे। एक की एक लिस्ट होनी चाहिए, नेम और शेम। दूसरा था कि हमें नेम और शेम करने की जरूरत नहीं है, वी कैन डू इनफॉर्मल बॉयकॉट्स, अनऑफिशियल बॉयकॉट्स। और इस पर इवेंचुअली जो गुट जो हावी हुआ वो ये था कि नहीं, नेम और शेम होना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी भी कुछ इसी तरीके की चीजें कर रही है। महीने में 2 महीने में हो सकता है इस लिस्ट का रिव्यू हो, अगर हमें लगता है कि उनका मन नहीं बदला होगा पर शोज में उनकी भाषा बदल जाए। आप इसे पर्सनलाइज मत करिए, बिल्कुल। बहुत पर्सनलाइज्ड हो गई एक है। तरफ से सूची बनेगी तो दूसरी तरफ हाँ, से नहीं, बनेगी। और ये भी चर्चा हो रही है कि सूची में फलाने का नाम क्यों नहीं है, ठिकाने का क्यों नहीं है। भारतीय जनता पार्टी ने वो घोषणा करके नहीं किया, नहीं, पब्लिक डोमेन में आके ये बातें नहीं कही। और इसीलिए भारतीय जनता पार्टी इसको बड़ा एक इशू बनाना चाहती है। हम सब खोजी पत्रकार हैं, तो हमारा हमारे ऊपर होता है कि हमें खोजना, हमें छुपाना सत्ता को है, जो भी पॉलिटिशियंस हैं। लेकिन कहीं ना कहीं पॉलिटिशियंस काफी फ्लेक्सिबल होते थे पुराने टाइम पे। पत्रकारों की जवाबदेही होती है, प्रेस कॉन्फ्रेंस में जाओ, न्यूज रिपोर्ट करो। वी कैन नॉट बिकम द न्यूज, हम खुद खबर नहीं बन सकते। Shooting the messenger, but the messenger at a certain level needs to also introspect. फेवरेटिज्म हुआ करता था, अब कैंसल है कि इसको बहिष्कार कीजिए। तो इसके लिए हम भी जिम्मेदार है ना। हम न्यूज से हटकर डिबेट की जर्नलिज्म में चले गए और एक नया नेता तैयार हुआ। राजदीप जी, जो जमीन आपकी ये आदत बहुत पसंद है कि आप दोनों टीमों से खेलते हैं। ना किसी पत्रकार के वैलिडेशन से कोई नेता बनता है और ना किसी नेता के वैलिडेशन और आशीर्वाद से पत्रकार बनता है। पहली बात तो ये स्पष्ट होनी चाहिए। यहाँ खड़े होके जनता की आवाज, जनता के मुद्दों पर बात करोगे, जनता सुनेगी, तो सारा पॉलिटिकल सिस्टम झक मार के नोटिस लेगा, पॉइंट 1। और अगर किसी की तरफदारी करोगे तो उसी जनता को नजर भी आएगा कि किसके रेहन पे हो। अगर आपको पता चले कि आप एक सप्ताह और बीत गया कैलेंडर पर, चर्चाओं का दौर कुछ और बुजुर्ग हो गया और इस बीच कुछ जवान चर्चाएं कोपलों के रूप में सामने आई। संसद का सत्र शुरू होने वाला है। उससे पहले नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में एनडीए अलायंस और कई विपक्षी दलों के नेतृत्व में इंडिया अलायंस अपने अपने ढंग से दांव खेलने में लगा हुआ है। तो हो क्या रहा है देश की राजनीति में? मंचों पर, प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या बयान दिए जा रहे हैं और अंदर खाने क्या चिंताएं हैं जिन पर चर्चा की जा रही है? विश्वकर्मा योजना को लागू करना, जाति जनगणना की मांग करना, मीडिया के कुछ एंकर्स को एक अलायंस के द्वारा प्रतिबंधित किया जाना, फिर इस पर भारतीय जनता पार्टी का बयान आना, ये वो चर्चाएं हैं जो सरगर्मियों के साथ चली। और कुछ पर्दे के पीछे, जैसे सीटों का बंटवारा, जैसे आंध्र प्रदेश में पूर्व मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू की गिरफ्तारी, ये जैसे कि फेहरिस्त आपकी दिलचस्पी, भूगोल में आप नक्शे पर कहाँ खड़े हैं, वहाँ की राजनीति और आपकी जागरूकता के हिसाब से बढ़ता और बदलता जाता है। हम कोशिश करते हैं राष्ट्रीय राजनीति से जुड़े ज़्यादा से ज़्यादा विषयों को कवर करने की, क्योंकि ये है हमारा वीकली पॉलिटिकल शो जिसका नाम है नेता नगरी। मैं हूं आपका होस्ट सौरभ द्विवेदी। चर्चा शुरू करते हैं। पहले सत्र में चर्चा को मेरे साथ आगे बढ़ाएंगे मेरे सहयोगी निखिल, मैं भी जुड़ूंगा उस चर्चा में, और उसके बाद दूसरे सत्र में मैं कुछ वरिष्ठ पत्रकारों से बात करूंगा आंध्र प्रदेश की राजनीति के बारे में। तो स्वागत है आपका नेता नगरी में, जिसके पहले सत्र में हमारे मेहमान हैं वरिष्ठ टीवी पत्रकार राजदीप सरदेसाई, वरिष्ठ प्रिंट पत्रकार द हिंदू से जुड़ी हुई निष्ठुला हैबर, इकोनॉमिक टाइम्स से जुड़ी हुई निधि शर्मा, इंडिया टुडे टेलीविज़न से जुड़े हुए हिमांशु और मौसमी। इन सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। और ये पहला सवाल हमारे साथी निखिल की तरफ से। जो सबसे कंट्रोवर्शियल विषय है उसको हम बचा के रखना चाहते हैं। जैसे मिठाई हम खाने में बाद में खाते हैं, हमारे यहाँ राजस्थान के कुछ हिस्सों में पहले भी खाते हैं। एनीवेज, पहले हम बात करना चाहते हैं कि इन दोनों अलायंसेस की हमने देखा है कि एक बैठक एनडीए की जो घटक दल हैं उनके बीच में हुई है, उनके बीच में इनफॉर्मल मीटिंग्स हुई हैं, चर्चाएं हुई हैं, जहां से इस तरह के लीक्स निकल के आ रहे हैं कि हो सकता है आने वाले 2024 के जो लोकसभा चुनाव है वहां पे बीजेपी
कुछ पार्टीज़ को कुछ सीट्स दे या कुछ सीट्स पर उनके साथ एक फ्रेंडली कॉन्टेस्ट रखे, इस तरह से वो अपने परिवार को बड़ा कर रहे हैं। और इंडिया अलायंस के सामने तो वो विषय लंबे समय से बना ही हुआ है कि वो अपने इतने सारे घटक दलों के बीच में सीटों का बंटवारा कैसे करने वाले हैं। हम पहले राजीव सर आपके पास में आना चाहते हैं, ये कितना हम लगातार हर एपिसोड में इस विषय को एक एक बार डिस्कस ज़रूर करते हैं, ये कितना ये डिबेट अब तक रिजॉल्व हो पाया है दोनों खेमों में, एनडीए में या इंडिया में, कि सीट्स पे लड़ा कैसे जाएगा, कितनी सीट्स पे लड़ा जाएगा। कुछ लीक्स हमको सुनने को मिल रहे हैं कि जेडीएस को 4 सीट देने की बात येदियुरप्पा ने कर दी, और अब उसे मान के चला जा रहा है क्योंकि एक इतने बड़े लीडर ने कहा है तो हो सकता है कि वो एक सीरियस ऑफर भी हो। देखिए निखिल, ये जो सीट शेयरिंग का मामला है ये इस समय इंडिया अलायंस के सामने सबसे बड़ी चुनौती है, क्योंकि जब आपके पास 28 पार्टियां होती हैं और उन पार्टियों के विवाद कई राज्यों में हैं, तो फिर किस तरह से आप जो 1-on-1 फाइट की बात हो रही है कि लोकसभा में कम से कम 350 ऐसे सीट आइडेंटिफाई कीजिए जहां इंडिया अलायंस को आप 1-on-1 फाइट करेंगे एनडीए के सामने। एनडीए के सामने इतनी परेशानी नहीं है क्योंकि बीजेपी वहां डोमिनेंट पार्टी है, बीजेपी के पास 303 सीट तो पिछले लोकसभा में है, तो वहां इतनी परेशानी नहीं है। कुछ राज्यों में आप जेडीएस को दे, ये सब लोकल लेवल पर आप कर सकते हैं, लेकिन इंडिया अलायंस के सामने एक बड़ी चुनौती। और मैं बताऊं क्या हुआ, इंडिया अलायंस की इस हफ्ते मीटिंग हुई, कोऑर्डिनेशन कमेटी की पहली मीटिंग शरद पवार की अध्यक्षता में, और पवार जी ने साफ कहा कि हमें लोकसभा के लिए 350 सीट ऐसे आइडेंटिफाई करने चाहिए जहां 1-on-1 फाइट होगा। वहां ज्यादा प्रॉब्लम नहीं हुई क्योंकि केवल 3 राज्य है, बंगाल, पंजाब और दिल्ली, जहां तृणमूल कांग्रेस लेफ्ट और कांग्रेस बंगाल में, आम आदमी पार्टी कांग्रेस पंजाब में और आम आदमी पार्टी कांग्रेस दिल्ली में, वहां मशक्कत हो सकती है सीट की, क्योंकि केरल में तो साफ है लेफ्ट और कांग्रेस एक दूसरे के खिलाफ लड़ेंगे। महाराष्ट्र में लगभग तय है कि किस तरह से सीटों का बंटवारा होगा। कुछ लेवल पर बिहार में परेशानी हो सकती है जेडीयू और आरजेडी के बीच। लेकिन फिर उसी मीटिंग में कुछ नेताओं ने एक सवाल उठाया कि राज्य के चुनाव जो हो रहे हैं नवंबर में, उसमें क्या करोगे। वहां आम आदमी पार्टी ने कहा देखिए हमें कुछ सीटें चाहिए, मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में हमने तो कुछ सीटों की घोषणा भी कर दी है। समाजवादी पार्टी ने कहा हम पिछले चुनाव में मध्य प्रदेश में 1 सीट जीते थे, 5 सीटों में हम नंबर 2 पे आए, हमें भी मध्य प्रदेश लड़ना है। तब मुसीबत हुई, क्योंकि तब इस अलायंस में जो परेशानी है कि रीजनल लेवल पर, स्टेट लेवल पर विधानसभा चुनाव में अरविंद केजरीवाल अपनी एक पहचान बनाना चाहते हैं उत्तर भारत और मध्य भारत में। वहां जो मशक्कत हो रही है, डी राजा ने भी कहा कि लेफ्ट की भी कुछ ऐसे एरियाज हैं जहां हम लड़ना चाहते हैं, राजस्थान में लड़ना चाहते हैं। तो फिर ये तय हुआ कि अगली मीटिंग में ये कोऑर्डिनेशन कमेटी ये तय करेगी क्या ये इंडिया अलायंस केवल लोकसभा के लिए है, हम ये विधानसभा की ये जो कंपेटिटिव वर्ल्ड में जाए या ना जाए। उसमें और एक परेशानी हुई, क्योंकि ये कहा गया कि अगर हम एक दूसरे के खिलाफ लड़ेंगे नवंबर दिसंबर के चुनाव में, विधानसभा के चुनाव में, तो कल अगर हमारे कोई नेता वहां गए वो तो दूसरी पार्टी की आलोचना करेंगे। अगर अरविंद केजरीवाल कल छत्तीसगढ़ जाते हैं जो गए थे और भूपेश बाघेल को टारगेट करते हैं, या राजस्थान जाके अशोक गहलोत को टारगेट करते हैं, तो मैसेज क्या जाएगा, बीजेपी कहेगी देखिए यही तो हम कह रहे हैं, ये इंडिया अलायंस एकजुट नहीं है। तो ये बड़ी परेशानी विधानसभा लेवल पर है। लोकसभा में ममता बनर्जी ने कहा है कि, और वो उनके नुमाइंदे उस मीटिंग में नहीं थे, अभिषेक बनर्जी नहीं आए, लेकिन उन्होंने मैसेज दिया है कि मैं तैयार हूं 2 सीटों को कांग्रेस को देने, एक अधीर रंजन चौधरी की सीट और एक माल्डा की सीट, लेकिन मुझे लेफ्ट से बात ही नहीं करनी है, और जब तक वो लेफ्ट बैठा रहेगा उस मीटिंग में मुझे हमारे नुमाइंदे को आने की जरूरत भी नहीं है। हालांकि उस मीटिंग में एक कुर्सी रखी गई थी, एक एम्प्टी चेयर फॉर अभिषेक बनर्जी, ऑलमोस्ट लाइक सिंबॉलिक कि वो ईडी के कार्रवाई में है, इसलिए हम एक एम्प्टी चेयर रख रहे हैं। लेकिन सवाल ये उठता है कि लोकसभा में मुझे लगता है थोड़ी बहुत आसानी होगी। दिल्ली पंजाब में मशक्कत जरूर हो सकती है, कांग्रेस ने कहा है हम आम आदमी पार्टी के साथ नहीं जाना चाहते हैं दिल्ली पंजाब में, तो और दिल्ली में भी लोकल यूनिट नहीं चाहता, तो ये परेशानियां होगी। लेकिन विधानसभा में जो पहला अगला चैलेंज है, वहां ये इंडिया जो अलायंस है एकजुट होकर वाकई लड़ पाएगा, इस पे बहुत बड़ा सवाल है।
आप ममता की बात कर रहे थे रादीप सर, उनको अभी कुछ दिन पहले वीडियो भी आया, रानिल विक्रमसिंघे श्रीलंका के राष्ट्रपति, वो उनसे मिले, उन्होंने कहा कि उन्होंने, अब वो क्यूरोसिटी थी या वो एक कमेंट था, वो लोग अपने हिसाब से तय करेंगे, लेकिन उन्होंने कहा कि इंडिया अलायंस को आप लीड करेंगे क्या? हाँ, और वो वीडियो तुरंत टीएमसी वालों ने वायरल भी कर दिया। हाँ, बिल्कुल, और बड़ी बिल्कुल, इंटरेस्टिंग बात है, कल वो स्पेन में कुछ अकॉर्डियन बजाकर गाना गा रही थी, तो मैंने उनके एक टीएमसी वाले को वीडियो भेजा और कहा, मैडम बहुत खुश नजर आ रही है। नो शी हैज मेनी मीटिंग्स इन स्पेन। तो मैंने कहा अच्छा, वेरी गुड, स्पेन में भी आपके मीटिंग्स है। तो ममता बनर्जी वहां चली गई है और यहाँ अभिषेक बैनर्जी को ईडी एक तरह से टारगेट कर रही है। राइट। नेशनल मैम, हम आपके पास में आना चाहते हैं इसी विषय को लेकर के कि सीट शेयरिंग अलायंस में जो इंडिया अलायंस की तरफ से जो बातचीत चल रही है उस पर राजदीप ने प्रकाश डाला। हम एक चीज़ तो ये जानना चाहते हैं कि एक जो ये जिस तरह की खबर आ रही है कि एक अक्टूबर का डेडलाइन कुछ लोगों ने रखा है कि वो अक्टूबर तक चाहते हैं कि चीज़ें लॉक हो, उसके बाद काम शुरू हो जाए, क्या आपको एक ये रियलिस्टिक टाइमलाइन लगती है? वन, और दूसरा हम जानना चाहते हैं कि बीजेपी जो ज़्यादा आश्वस्त है 2024 को लेकर, स्पेशली अगर ये इन 3 राज्यों को लेकर न भी हो, उनकी तैयारी क्या है? हम सुन रहे हैं कि आपके स्टेट में कर्नाटका में एक इनफॉर्मल या फॉर्मल ऑफर हुआ है जेडीएस को बीजेपी की तरफ से। देखिए, आपकी पहले क्वेश्चन के रेफरेंस में मैं तो ये बोलना चाहूंगी कि राजीव जी ने जो बोला है वो एकदम सही बोला है कि सबसे बड़ी चुनौती जो है इंडिया अलायंस के सामने वो है सीट शेयरिंग, सीट एडजस्टमेंट। कौन अपना कम करके दूसरे को देगा, और सब अब कांग्रेस के ऊपर फैलने वाले हैं, ये भी बहुत क्लियर हो गया है। पंजाब दिल्ली में भी बहुत डिफिकल्ट सिचुएशन होगी इन टर्म्स ऑफ सीट एडजस्टमेंट बिटवीन आम आदमी पार्टी एंड द कांग्रेस। फॉरगेट अबाउट बाकी देश में और कहाँ इनको एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी। तो उसमें बहुत ज्यादा अपनी ईगो को, somebody will have to take leadership, किसी न किसी को अपनी ईगो दबानी पड़ेगी। पता नहीं ये सब हो पाएगा कि नहीं। हाँ, सबसे उनके लिए अच्छी बात यह होगी कि अगर वो अपने डेडलाइन, अक्टूबर वाले डेडलाइन को स्टिक करें, बट दिस इज इलेक्टोरल पॉलिटिक्स। तो मुझे नहीं लगता कि ऐसा हो पाएगा, बट दे आर होपिंग फॉर द बेस्ट, आई कैन से दैट। और कांग्रेस मुझे लगता है थोड़ा बहुत मन बना चुकी है कि थोड़ा सा पेन ले सके। दूसरी बात जो आपने कहा है बीजेपी की तैयारी को लेके, तो इन लोगों के 26-28 के सामने उन्होंने अपनी 38 पार्टियों का एक कुनबा जोड़ा है। उसमें से बहुत सारी ऐसी पार्टियां हैं जिनके कोई एमपीज नहीं, कोई एमएलएज नहीं, या 0.8% वोट शेयर है स्टेट के इलेक्शन में। वो मुझे लगता है ये चीज दिखाती है कि बहुत ज्यादा अवेयरनेस है बीजेपी और नरेंद्र मोदी जी के जहन में कि ये जो थर्ड इलेक्शन इनका है, जिसमें नरेंद्र मोदी जी थर्ड टर्म सीक करेंगे, वो थोड़ी टेढ़ी खीर है और बहुत ही ज्यादा पोलराइज्ड एटमॉस्फेयर में होगा। तो इसमें एक % वोट, हाफ % वोट, ये जो छोटे छोटे प्लेयर्स हैं ये भी बहुत जरूरी हैं। कंफ्यूजन इनके पास यहाँ आती है बीजेपी के खेमे में, वो है साउथ इंडिया को लेके, क्योंकि साउथ इंडिया में जो है ये कर्नाटका में पावर में आने से पहले का जो सिचुएशन था उनका, उस पे आ गए हैं। यानी कि साउथ के किसी भी स्टेट में बीजेपी की कोई सरकार नहीं है, और ऐसा लग रहा है कि साउथ की पॉलिटिक्स कुछ अलग ही ढर्रे पे चल रही है और नॉर्थ की पॉलिटिक्स कुछ और ही चल रही है। जैसे 77 के इलेक्शन में हुआ था कि इंदिरा गांधी साउथ में ही जीती थी, और नॉर्थ में तो सिर्फ आई थिंक एक या 2 सीट आई थी कांग्रेस पार्टी की उस इलेक्शन में। तो ऐसा लग रहा है कि साउथ में कुछ सुपड़ा साफ टाइप सिचुएशन भी हो सकती है। कर्नाटका में लेकिन मैं ये कहूंगी कि प्राइम मिनिस्टर मोदी की पॉपुलैरिटी काफी है, और जो असेंबली इलेक्शंस में एक चीज इन लोगों ने अपने जहन में रखी है, आई कांट से दैट दे हैव लर्नड मेनी लेसन्स, क्योंकि अभी तक वहां पे कोई लीडर ऑफ द ऑपोजिशन और पार्टी प्रेसिडेंट को जो चेंज करना था वो भी नहीं कर पाई है बीजेपी, उस तरह का कॉल भी नहीं ले पाई है। बहुत डिमोरलाइजेशन है स्टेट यूनिट में। पर क्योंकि 24 का चुनाव नरेंद्र मोदी जी के नाम पे होगा और उनकी पॉपुलैरिटी बहुत ज्यादा है कर्नाटका में, तो हो सकता है कि उसको लेके कुछ अलग ही प्लानिंग, उसकी प्लानिंग कुछ चल जाए। तो उसमें जेडीएस फिगर करता है, क्योंकि असेंबली इलेक्शन में और कर्नाटका की जिस तरह की पॉलिटिक्स थी 3 वे, उसमें बहुत क्लियर है कि अगर जेडीएस श्रिंक करती है तभी कांग्रेस जो है अच्छा करती है। जब भी कांग्रेस ने अच्छी से सरकार बनाई है उस पर जेडीएस को थोड़ी पिटाई हुई है, और इस बार काफी पिटाई हुई है। और आफ्टर द इलेक्शन मैंने जेडीएस के लोगों से बातचीत की तो वो काफी गुस्से में थे। उन्होंने कहा कि
एक्चुअली बीजेपी ने हमें धोखा दे दिया, उन लोगों को थोड़े वीक कैंडिडेट्स ओल्ड मैसूर एरिया जो हम लोगों का एरिया है वहां देना चाहिए था। उन्होंने प्रॉमिस भी किया था कि करेंगे, लेकिन इन्होंने बात नहीं मानी। एंड में अपने स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट्स फील्ड कर दिए। 3-वे कट में सारा कंसोलिडेशन कांग्रेस के पास चला गया, नैरेटिव भी उन्हीं के साथ था। तो अब ये बातचीत हो रही है कि साथ में अगर लड़ेंगे तो कंसोलिडेशन जो है दो पार्टीज का मिलके इधर स्ट्रॉन्गर हो जाएगा। एक अरिथमेटिक कैलकुलेशन है। और जहां तक मैं जानती हूँ जेडीएस वालों ने कुछ 4 सीटें लोकसभा सीटें मांगी हैं और उस पर अभी बातचीत चल रही है। थैंक यू मैम। अब हम इंडिया बनाम एनडीए की गोलबंदी में जो दोनों तरफ से जिन विषयों को रेस किया जा रहा है और जिस तरह से ओपिनियन पोलराइज हो रही है उस पर आना चाहते हैं। उसमें सबसे पहला विषय जिसको हम यहाँ पे ले रहे हैं वो है G20। वो कितना सक्सेसफुल रहा, ये एक अलग विषय है जो कि इंटरनेशनल रिलेशंस के पर्व्यू में आता है। उसके लिए हमारी डेडिकेटेड प्रोग्रामिंग और रिपोर्टिंग हुई है, आप उसको जाकर के देखिए। हम G20 का पॉलिटिक्स, डोमेस्टिक पॉलिटिक्स डिस्कस यहाँ करेंगे नेता नगरी में, सिर्फ उतनी बात होगी यहाँ। सरकार का कहना है कि अच्छा खासा आयोजन हुआ है, देश का कद बढ़ा है और उस कद के बढ़ने में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बड़ा अहम योगदान है, इसीलिए उनको धन्यवाद भी दिया गया, उनके लिए प्रस्ताव पारित हुआ और उनका स्वागत भी हुआ बाद में जाकर के। दूसरी तरफ विपक्ष का ये कहना है कि जब इतनी बड़ी बड़ी घटनाएं हो रही हैं, JNK में आतंकवादी हमला हुआ जिसमें हमारे अफसर शहीद हुए, मणिपुर में एक पुलिस कर्मी हैं, अफसर हैं, उनकी किलिंग हुई, उनको स्नाइपर शॉट लेकर के मारा गया और बाकी चीज़ें चल रही हैं, तो फिर कैसे स्वागत हो सकता है। इस विषय पे हम 2 लोगों के कमेंट्स चाहते हैं पैरेलल। सबसे हम चाहते हैं मौसमी मैम पहले आप अपनी बात रखें और उसके बाद फिर हम निधि मैम आपके पास आना चाहेंगे। जी देखिए, G20 का जब आयोजन हुआ, मतलब कि ये पूरा जो रनअप है वो उसमें आपने देखा कि किस तरह से सरकार ने अपनी तैयारियां की। सरकार लगातार इस बात को कहती रही कि हमने G20 जनता के बीच में पहुंचाया। तो G20 महज एक डिप्लोमेटिक फोरम नहीं रह गया, ये एक जन भागीदारी का फोरम बन गया और इसको हाईलाइट लगातार भारत सरकार करती रही। वो इसलिए भी क्योंकि 2024 की उल्टी गिनती शुरू हो गई है निखिल, और सरकार ये भली भांति जानती है कि जहां तक राष्ट्रवाद का सवाल है या भारत के पासपोर्ट का वजन बढ़ने की बात है, जो कि बार बार प्रधानमंत्री कहते आए हैं, उस फ्रंट पे मजबूती से बीजेपी को अपना पक्ष रखना होगा। यही वजह है कि आप देखिए कि 60 शहरों में ये बैठकें हुई जो पूरे 1 साल में हुई। वहां पे जन भागीदारी के अलावा जो कल्चरल प्रोग्राम्स हैं ट्रेडिशनल तरीके से रखे गए। तो एक तरीके से एक बहुत बड़ा प्रचार और प्रसार का तंत्र बनके G20 सरकार के लिए इलेक्शन ईयर में उभरा और प्रधानमंत्री की ये एक विश्व गुरु की छवि को इंडिकेट करने की कोशिश बीजेपी की तरफ से थी। यही वजह है कि आप देखिए कि जब G20 हुआ तो उन 3 दिन तक विपक्ष भी खामोश था और मतलब कि फ्राइडे, मेरे ख्याल से शुक्रवार को से पहले ही कांग्रेस की एक प्रेस वार्ता हुई थी। उसके बाद 3 दिन तक 4 दिन तक विपक्ष ने सिर्फ 2 मुद्दे उठाए। एक कि भारत मंडपम में पानी भर गया, क्या यही G20 की तस्वीर है जो कि सुबह तड़के पानी भरा था, बारिश हुई थी आखिरी दिन। और दूसरा मसला ये कि प्रधानमंत्री अपना जश्न मना रहे हैं बीजेपी ऑफिस में जाके, जबकि अनंतनाग में जो आतंकी हमला हुआ है हमारे शूरवीर शहीद हुए। पर कुल मिला के सरकार की तरफ से कोई कोर कसर नहीं छोड़ी गई इसको जनता में संदेश भेजने की कि मोदी है तो मुमकिन है। मैम आप इसे कैसे देख रही हैं? जैसे मौसमी ने भी कहा कि सरकार का प्रयास इसको एक डोमेस्टिक सक्सेस की तरह प्रेजेंट करना भी है, IR तो एक विषय है ही और इलेक्शन ईयर है, हम सब जान रहे हैं, और दूसरी तरफ विपक्ष इसको एक बाइनरी में बांटने की कोशिश कर रहा है कि अगर कोई चीज़ अनफॉर्चुनेट हो रही है जिसके अंदर हमारे जवानों की जानें जा रही हैं, तब आप कैसे सेलिब्रेट, आप इस बाइनरी में मानती हैं? देखिए निखिल, ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी थी भारत के लिए जब इंटरनेशनल स्टेज पे भारत कैसे अपने आप को पोजीशन करता है, वो सारी आंखें भारत के ऊपर थीं। और अगर आप देखें इवन ऑपोजिशन के सारे चीफ मिनिस्टर्स जो डिनर होस्ट किया गया था, उसमें से MK स्टालिन, ममता बनर्जी, हेमंत सोरेन सब दिखे एक मंच पे। हाँ, मतलब कुछ चीफ मिनिस्टर्स नहीं आए। तो पॉलिटिक्स पूरी हर तरीके से अगर देखा जाए तो डोमेस्टिक पॉलिटिक्स भी विजिबल थी।
लेकिन अगर देखा जाए तो ये मोदी सरकार के लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी थी टू शोकेस कि क्या हमारी फॉरेन पॉलिसी है, हमारी क्या अचीवमेंट्स हैं, जो इलेक्शन से पहले, चाहे वो 5 राज्यों के इलेक्शंस हों इस साल या 2024 के इलेक्शंस हों, ये पूरी तरीके से भारत को ग्लोबल स्टेज पे एक सक्सेसफुल इवेंट होस्ट करके दिखाने की थी और पूरी तरीके से सरकार ने वो किया। क्या उसका किस तरीके से डोमेस्टिक पॉलिटिक्स पे फर्क पड़ता है देखा जाए तो विपक्ष ने भी अपनी पूरी मंशा दिखा दी थी जब उन्होंने डिनर पे अटेंडेंस हुई, कुछ चीफ मिनिस्टर्स नहीं आए, पर वो डोमेस्टिक पॉलिटिक्स से शायद हट के सबको एकजुट दिखना चाहिए था, जो शायद कहीं ना कहीं कमी रह गई। सुक्खू वहां पे पहुंच गए थे, हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री, और ये चल रहा था कि कांग्रेस ने बाइकआउट कर दिया क्योंकि खड़गे साहब को निमंत्रण नहीं दिया गया, तो मोदी है तो मनु है, इस तरह की बातें सोशल मीडिया पर कही जा रही थी कांग्रेस द्वारा। तो सवाल ये था कि सुक्खू साहब कैसे पहुंच गए। तो बाद में हिमाचल में जब उनसे पूछा गया कि बाकी कांग्रेस के मुख्यमंत्री नहीं आए, आप के कंधे पर तो प्रधानमंत्री हाथ रखे हुए थे, तो उन्होंने एक जवाब दिया कि हमें अपॉइंटमेंट नहीं मिल रहा था प्रधानमंत्री से और हमारे प्रदेश को पैसे चाहिए, इसलिए हम वहां पे पहुंच गए थे। पर कहीं ना कहीं फिर वो कांग्रेस में भी बिखराव नजर आया कि एक सीएम आपका पहुंच जाता और बाकी नहीं पहुंचते। इसी से जुड़ी हुई बात यही है कि सवाल उठते हैं कांग्रेस के लिए और मोदी सरकार के लिए। कांग्रेस के लिए क्या सवाल उठता है कि हर मुख्यमंत्री को इनवाइट किया गया, आपका इंडिया अलायंस है, केवल अब आप कांग्रेस नहीं, इंडिया अलायंस। ममता बनर्जी एक दिन पहले पहुंच गई, क्यों? क्योंकि उनको डर था कि एक बार वीवीआईपी मूवमेंट शुरू हो जाए मैं पहुंच पाऊंगी या नहीं, तो वो दिल्ली एक दिन पहले पहुंच गई। उनको क्रिटिसाइज किया गया उसके लिए कि आपको इतनी जल्दी क्या थी आप? हाँ, तो वहां अधीर रंजन चौधरी उनको क्रिटिसाइज करते हैं कि आप वहां क्यों पहुंची इतनी जल्दी। मौसमी ने सुखविंदर सिंह सुक्खू की बात की। अब क्या है कि सुखविंदर सिंह सुक्खू और हिमाचल प्रदेश सरकार कह रही है कि जो वहां फ्लड्स हुए, बाढ़ हुआ है, उसे नेशनल आपदा आप घोषित कीजिए, नेशनल डिजास्टर घोषित कीजिए। आज प्रियंका गांधी जी ने भी, गांधी वाड्रा ने भी चिट्ठी लिखी है प्रधानमंत्री को। तो सुक्खू को आज जरूरत है केंद्र की। वहीं अशोक गहलोत और भूपेश बाघेल का कहना है हमारे यहाँ चुनाव है। अरे आपके यहाँ चुनाव है, लेकिन क्या आप एक दिन एक रात के लिए दिल्ली नहीं पहुंच पाते? इतना बड़ा आयोजन हो रहा है, सभी मुख्यमंत्रियों को इनवाइट किया गया। अब सिद्धारमैया जी से के लोगों से बात हुई, उनका कहना है कि उनका कुछ और कार्यक्रम पहले से फिक्स था, और यह भी कहना है कि खड़गे जी को क्यों नहीं इन्वाइट किया गया। तो देखिए, विपक्ष भी बिखरा हुआ है। तो सवाल उठता है, जब इतना बड़ा एक कार्यक्रम होता है जो देश का है, तो फिर आप वहां क्यों नहीं पहुंचते? असलियत यह है कि कुछ कांग्रेसियों ने कहा कि हमें लगा ये देश का कार्यक्रम नहीं है, मोदी जी का कार्यक्रम है, क्योंकि तस्वीरें सब कुछ मोदी जी है, लास्ट मिनट में हमें इनवाइट किया गया है। तो ये जो ऑपोजिशन और सरकार के बीच में जो अविश्वास का एक माहौल है, खास करके कांग्रेस और बीजेपी के बीच में, इस वजह से जो टकराव है, जो हॉस्टिलिटी है, जो एक तरह से मैं कहूंगा एक नफरत हो गई है एक दूसरे से, जो नहीं हुआ करती थी। पॉलिटिक्स में आप प्रतिद्वंदी होते हैं, लेकिन इस तरह अब शशि थरूर का कहना है कि हमारी जो एक्सटर्नल अफेयर्स पार्लियामेंट्री कमेटी है, उनको क्यों नहीं बुलाया गया। तो ऐसे कई लोगों की तकरारें हैं कि आपने डोमेस्टिक पॉलिटिशियंस को इनवाइट नहीं किया गया। लेकिन सवाल उठता है कि कांग्रेस वहां क्यों एकजुट होकर क्यों नहीं गई? उनके सारे मुख्यमंत्री जा सकते थे, एक अच्छा मैसेज जाता कि सभी मुख्यमंत्री है। दूसरी तरफ ये जो तस्वीरें आप अभी दिखा रहे थे प्रधानमंत्री जी की, सवाल बीजेपी को भी उठता है कि जिस दिन आतंकवादी हमला हुआ, और वो शुरू हुआ दिन में, और दोपहर तक खबर आ गई थी कि 3 सीनियर ऑफिसर्स, एक मेजर, एक कर्नल और एक डीवाईएसपी की मौत हुई है। क्या आपको इस तरह का कार्यक्रम करने की उस दिन जरूरत थी? क्या आप 1-2 दिन पोस्टपोन नहीं कर सकते थे? आप हमेशा लोगों को कहते हैं हम देशभक्त की पार्टी, हम नेशनलिस्ट पार्टी है, फिर इसकी क्या जरूरत थी? क्या केवल ये आप कह रहे थे ताकि आप डोमेस्टिक पॉलिटिक्स, आपने G20 कर दिया, वो तो दुनिया के लिए था, लेकिन आप उसको
उसकी एक तरह से किस तरह से डोमेस्टिक पॉलिटिक्स में मोदी जी को पर्सनालिटी कल्ट बढ़ाने में क्या कर सकते हैं। तो दोनों को सवाल है, क्या बीजेपी केवल पर्सनालिटी कल्ट पॉलिटिक्स करना चाहती है और विपक्ष जो है वो केवल विरोध के लिए विरोध करना चाहती है। मुझे लगता है G20 से ये दोनों चीजें आती हैं जो दोनों पक्षों को उसका जवाब देना चाहिए। मुझे 12:30 बजे हमारे असाइनमेंट जो उस इवेंट को ट्रैक कर रहा था बीजेपी के, उसने कहा इवेंट कैंसिल है। 20 मिनट बाद उसी का फोन आता है, नहीं अब इवेंट फिर से है। तो बीजेपी में भी मुझे लगता है दुविधा थी, इवेंट करना है किस लेवल पर करना है। तो दोनों को, विपक्ष और कांग्रेस और बीजेपी दोनों को सवाल पूछने चाहिए। ठीक बात। और ये बहुत सारे चीफ मिनिस्टर्स की शिकायत रही है कि जब G20 के प्रोग्राम्स उनके इलाकों में हुए, उनके शहरों, उनके कैपिटल्स में हुए, तो उनको भी एयरपोर्ट पे गुलदस्ता नहीं देने दिया। अगर वो लैक ऑफ कोऑपरेटिव फेडरलिज्म है, तो अगर आपको इनवाइट किया गया है, सारे चीफ मिनिस्टर को इनवाइट किया गया है, चाहे वो किसी भी पार्टी, किसी भी फ्लैग के हों, तो आप एक दिन निकाल सकते थे। आपके दिल्ली में और भी काम हो ही जाते हैं। और आप आने के बाद यू कुड हैव कंप्लेंट कि हमने आपके इनविटेशन को ऑनर किया, लेकिन आपने हमको वो रिस्पेक्ट नहीं दी। लेकिन अगर आप वहां पे उस ग्रेस को नहीं रख रहे हैं, तो फिर आपकी जो भी पोजीशन है वो थोड़ी कमजोर तो जरूर हो जाती है। हम अगले विषय पे चलना चाहते हैं और मौसमी मैम, हम आपसे थोड़ी सी इनसाइड डिटेल्स की आकांक्षा है हमारी, आप जितनी चीज़ें बता सकें यहाँ शेयर कर सकें। हमें जानना चाहते हैं कि एक बड़ी कंट्रोवर्शियल चीज़ है और हमें भी अभी इस बात को समझना है कि हम इसे कैसे डील करें। हम भी उसको समझ ही रहे हैं अभी तक के कि एक जब ये इनकी बैठक हुई है इंडिया अलायंस की, वहाँ से एक लिस्ट निकल के आती है कुछ टीवी प्रेजेंटर्स की, कुछ जर्नलिस्ट्स की, और उनको वो एक तरह से अनाउंस कर देते हैं कि हम इनके प्रोग्राम्स में अपने प्रवक्ताओं को नहीं भेजेंगे। और फिर उन्होंने एक स्टेटमेंट की तरह उन्होंने रखा है कि हर रोज़ शाम 5 बजे कुछ टीवी चैनल्स पर नफरत का बाजार सजता है, एटसेट्रा। ये सारी चीज़ें हमारे दर्शकों तक पहुंच गई। हमारे पास एक बहुत सीनियर रिपोर्टर, एक टीवी प्रेजेंटर स्टूडियो में है, लेकिन पहले हम जानना चाहते हैं कि अलायंस के अंदर क्या बातचीत हुई थी और ये किसका आइडिया था और ये किस तरह से ये सहमति बनी कि एक लिस्ट पब्लिश की जाएगी। हमें जानते हैं कि बहुत सारे दल, बहुत सारे चैनल्स के साथ ये करते आए हैं, लेकिन ये पब्लिकली नेम एंड शेम किया जाएगा, ये किसका आइडिया था? निखिल, देखिए, आप कंट्रोवर्शियल मुद्दों पर सवाल पूछते हैं और कंट्रोवर्सी में हमें डाल देते हैं, पर खैर ये मुद्दा बहुत इंपॉर्टेंट भी है क्योंकि कहीं ना कहीं इसको प्रेस फ्रीडम से भी जोड़ा जा रहा है। कहा जा रहा है कि फिर इधर जवाबी कार्रवाई होगी अगर वहां से बदले की कार्रवाई हो रही है। पर इसमें जो मुझे जानकारी मिली है, मैं उतना ही, जो मुझे पता है उतना ही मैं सामने रखूंगी। कि सबसे पहले ये कहा जा रहा है कांग्रेस की तरफ से कि आप लोग ये नफरत का बाजार जैसी ही लाइन बोल दी पवन खेरा ने, तो ये ठीक ठाक फोड़ा जा रहा है कि राहुल गांधी ने बैन करवाया है। तो कांग्रेस का ये कहना है कि राहुल गांधी को बैन करना होता तो राहुल गांधी पहले ही कर देते, इंडिया का वेट नहीं करते। लगभग 3-4 साल पहले आपको याद हो कि कांग्रेस ने ये निर्णय लिया था कि डिबेट्स में वो अपने गेस्ट को नहीं भेजेंगे, लेकिन फिर 1-1.5 साल बाद उसको रिकॉल कर लिया गया। तो ये कहा जा रहा है कि सभी दल, जो 28 पार्टी हैं, उनमें से लगभग सभी इस बात, और ज्यादातर रीजनल पार्टीज इस बात को लेके बिल्कुल श्योर थे कि नेम और शेम, जो आपने शब्द इस्तेमाल किया, मैं वही शब्द इस्तेमाल करती हूँ। हालांकि उनका ये कहना है कि हम साइलेंट बैन नहीं करना चाहते थे, हमारा उद्देश्य ये है कि आप नफरत का बाजार सरेआम लगाओगे, ताल ठोक के लगाओगे, आपके बैंड में चलेगा कि राहुल गांधी इज अ टेररिस्ट, इस तरह की बातें चलेंगी जो कि बीजेपी कहती है, वो आप एस्टन में चलाओगे। तो दरअसल एक पूरी लिस्ट बनी कि कौन कौन से शोज पोलराइजिंग थे, वन साइडेड थे, बीजेपी की वाणी किन किन शोज में बोली गई, यहां तक कि जो एस्टन्स चले उनके शो में, उसकी भी लिस्ट बनी। और संख्या के तौर पे इनका ये कहना है कि ये कोई मन जो जिसकी मर्जी हुई उसने उसका नाम ले लिया, ऐसा नहीं है। हम लोग ने बाकायदे शोज देखे, डिटेल्स तैयार की और फिर हमने ये लिस्ट बनाई है। और ये मतलब 1-1.5 महीने में, 2 महीने में हो सकता है इस लिस्ट का
रिव्यू हो, अगर हमें लगता है कि उनका मन नहीं बदला होगा पर शोज में उनकी भाषा बदल जाए। क्योंकि और इसमें ये भी मुझे बताया गया कि सोशल मीडिया पर इन जो पत्रकार हैं उनकी पोस्ट को भी देखा गया कि किस तरह से बीजेपी की व्हाट्सएप फैक्ट्री को जस का तस जो लोग ट्वीट कर दे रहे हैं और एक तरीके से इस पूरा जो तुष्टीकरण में या फिर ये जो नफरत की राजनीति है उसमें आग में घी डालने का काम कर रहे हैं। इसलिए हमने सोशल मीडिया की भी पोस्ट मॉनिटर की हैं। ये क्रिटिसिज्म तो आ रहा है मैम, क्योंकि बहुत सारे लोग इस चीज को लिख भी रहे हैं, बोल भी रहे हैं कि ये लिस्ट प्रोग्राम्स देख के नहीं बनाई गई, ये ट्विटर से बनी है। आप कुछ कह जी रहे थे? देखिए, जी सर, देखिए उसमें वो सोशल मीडिया का तो इन लोगों ने ट्विटर भी देखा है। और एक और चीज मैं ऐड करना चाहूंगी निखिल, कि ये सवाल हुआ कि फर्क नहीं पड़ता है, मतलब कि जो एंकर्स बैठे हैं शोज कर रहे हैं वो विश्लेषक बुला लेंगे। तो उन्होंने कहा है कि ऐसा मत सोचिए कि हम नाम तक सीमित रहेंगे। ये 11 सरकारें हैं, मतलब 28 पार्टियां हैं और हमारी 11 राज्य में सरकारें हैं। तो वी विल हिट वेयर इट हर्ट्स। आप अपने मन मुताबिक एजेंडा चला लीजिए बीजेपी का, उनका ये कहना है, मैं इनको कोट कर रही हूँ। तो हम एडवर्टाइजिंग भी इनकी हिट करेंगे और 11 सरकारों से इनके शोज की जो भी एडवर्टाइजिंग है उस पर भी ताला लगने वाला है और उस पर भी कुछ जो है खाका तैयार हो रहा है। तो आप मतलब कि ये कहते हैं ना कि ये दौर चल रहा है जहां पे मतलब नफरत का बाजार एक तरफ राहुल गांधी कहते हैं कि मोहब्बत का बाजार लगा रहे हैं, और दूसरी तरफ यहाँ पे इस तरह से सवाल ये उठ रहा है कि क्या आप शूट द मैसेंजर से क्या आपकी समस्याओं का हल निकल जाएगा। पर मुझे जो अभी मूड लग रहा है, आज भी हमने जानने की कोशिश की तो कोई भी ऐसी पुनः विचार करने की बात नहीं हो रही है, मतलब उनको लगता है कि हमने सही किया। ठीक है राजीव सर, हम आपके पास में आएंगे क्योंकि आपसे जुड़े हुए कुछ प्रश्न भी हैं, लेकिन हम पहले चाहते हैं हिमांशु मिश्रा इस पूरी बातचीत को सुन रहे थे। नमस्ते सर। सर मौसमी मैम को आपने सुना, हम ये जानना चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर किस तरह की बातचीत, किस तरह का रिएक्शन, जो पब्लिक रिएक्शंस थे वो हम सुन चुके हैं, उसमें अनुराग ठाकुर के रिएक्शंस हैं, बाकी नेताओं मंत्रियों के हैं, ट्वीट्स हमारे पास ढेर सारे हैं। अंदर खाने क्या बातचीत हुई जब इस तरह की एक बॉयकॉट लिस्ट आई, तब पहला रिएक्शन क्या था? देखिए बिल्कुल बीजेपी के लिए पोबारा वाली गेम थी। उनको लगता है कि वो इस को और लार्ज लेवल पे लेके जाएं और बताएं कि ये लोग जो हैं वो लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के खिलाफ हैं। और ये बात वो लेके जरूर जाना चाहती है भारतीय जनता पार्टी, और भारतीय जनता पार्टी को लगता है कि इसका फायदा जो है मिलेगा। और ये भी वो बताना चाहेंगे कि अभी इमरजेंसी जो है वो मानसिकता जो है वो कांग्रेस के अंदर से नहीं गई है, और इसी कारण जो है पहले वो समाचार पत्रों पर उन्होंने बैन लगाया था, अब पत्रकारों पे बैन लगाया जा रहा है, और पत्रकारों को तो इमरजेंसी में जेल में भेजा गया। ये भारतीय जनता पार्टी को लगता है। लेकिन मेरे को एक चीज ये भी लगती है कि भारतीय जनता पार्टी भी कुछ इसी तरीके की चीजें करती रहती है समय समय पर। बहुत से ऐसे चैनल हैं जहां पे बड़ा वायरल हो रहा है, जब जिसमें लिखा गया है 2014 का है कि वो एक न्यूज चैनल को उसमें भी बैन करने की बात है। अमित मालवीय का भी ट्वीट निकाल करके लोगों ने कोट ट्वीट किया है। एक ही न्यूज चैनल नहीं है, उसमें कई न्यूज चैनल हैं और उनको बैन किया गया है। और अभी फिलहाल एक और न्यूज चैनल को कुछ दिन पहले बैन किया गया था। तो ये एक भारतीय जनता पार्टी ने भी समय समय पर किया है। लेकिन आज बात, क्योंकि अब लड़ाई जो है वो बिल्कुल आमने सामने की है, तो भारतीय जनता पार्टी जरूर चाहेगी कि इसका फायदा मिले। और भारतीय जनता पार्टी ने वो घोषणा करके नहीं किया था, नहीं पब्लिक डोमेन में आके ये बातें नहीं कही। और इसीलिए भारतीय जनता पार्टी इसको बड़ा एक इशू बनाना चाहती है। अब देखना ये है कि अगर मौसमी कह रही है कि वो रिव्यू नहीं करेगी कांग्रेस, और अब उसमें नाम तो मुझे नहीं लगता कि घट सकते हैं, बढ़ने की संभावनाएं मुझे जो है ज्यादा लगती है। जी ऐड करना चाहूंगी, जो हिमांशु ने कहा कि हर पार्टी जो है वो करती है, वो बिल्कुल मैं सहमत हूँ। मैं आपको 2002 का एक बताऊंगी, जब मायावती उत्तर प्रदेश की चीफ मिनिस्टर थी, और उस टाइम उन्होंने एक इंट्रोड्यूस किया कि जो स्पोर्ट्स कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़ एंड हॉस्टल्स होंगे वहाँ पे 50% रिजर्वेशन होगा SC, ST, OBC के लिए। तो ये उस टाइम बड़ा कंट्रोवर्शियल माना गया कि कैसे ये स्पोर्ट्स कोटा हम मतलब स्पोर्ट्स में कैसे कोटा हो सकता है।
तो उस टाइम बात ये आई, जब ये बात सामने आई और जब वो पता चला लोगों को, तो जब सवाल उठे तब मायावती जी ने पूरा अपना पल्ला झाड़ लिया और कहा कि ये मैंने नहीं किया है, ये उस टाइम प्रिंसिपल सेक्रेटरी स्पोर्ट्स रहते थे हरीश चंद्र जी, तो उन्होंने किया है और उन्होंने उनको हटा दिया वहाँ से। लेकिन फिर पत्रकारों को, एक सीनियर जर्नलिस्ट थे, उन्होंने ये निकाला कि जब ये डिसीजन हुआ था वो मायावती जी के सिग्नेचर थे। जब वो चिट्ठी बाहर आई तब मायावती जी ने उनको कहा कि इन पत्रकार को मैं अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में नहीं आने दूंगी, ये बैंड है। तो ये कोई नई बात नहीं थी, लेकिन उस टाइम भी जो पॉलिटिशियंस होते थे, जो नेता होते थे, वो थोड़े से शायद फ्लेक्सिबल थे, क्योंकि मायावती जी ने कुछ सालों बाद उन्हीं पत्रकार को एक अच्छा इंटरव्यू दिया और काफ़ी पर्सनल ढंग से लंबा चौड़ा इंटरव्यू दिया, तो काफ़ी फ्लेक्सिबिलिटी थी। एक और मैं आपको किस्सा शेयर करती हूँ। 2019 में अभी जो पवन खेड़ा जी हैं हमारे, ये कांग्रेस के मीडिया एंड पब्लिसिटी डिपार्टमेंट के हेड हैं, तो उन्होंने एक बहुत ही खूबसूरत लेख लिखा था, इंडियन एक्सप्रेस में एक ऑबिचुरी लिखी थी। शीला दीक्षित जी के, जो दिल्ली की चीफ मिनिस्टर थी, उनकी ऑबिचुरी लिखी थी उनकी डेथ के बाद। आपको पता ही होगा कि पवन खेड़ा जी उस टाइम उनके पॉलिटिकल एडवाइज़र थे जब वो 3 टाइम्स सीएम थी। तो उन्होंने उस लेख में बहुत अच्छी तरीके से ये लिखा था, शी वॉज अ चीफ मिनिस्टर हु न्यू हाउ टू टेक अलॉन्ग पीपल। तो उसमें उन्होंने एक घटना जो है वो बयान की कि एक मीडिया हाउस उस टाइम हमें लगा वॉज बीइंग अनफेयर, एंड बिकॉज इट वॉज बीइंग अनफेयर मैंने उनके उठा के एड्स बंद कर दिए। जो ये बहुत पुराना वेपन है, जो सत्ता में जो भी रहता है, एक बहुत पुराना वेपन है कि आप एड्स बंद कर दीजिए। तो उन्होंने कहा मुझे डांट पड़ी, उस लेख में उन्होंने अच्छी तरह से कहा मुझे डांट पड़ी शीला जी से कि ये क्या तरीका है, तुमने ये कैसे बंद कर दिए एड्स। तो कहीं ना कहीं ये जो स्कर्मिश है, क्योंकि हम सब खोजी पत्रकार हैं, तो हमारा हमारे ऊपर होता है कि हमें खोजना हमें है, छुपाना सत्ता को है, जो भी पॉलिटिशियंस हैं। लेकिन कहीं ना कहीं पॉलिटिशियंस काफी फ्लेक्सिबल होते थे पुराने टाइम में, जो फ्लेक्सिबिलिटी अभी हमें नहीं नजर आ रही। हाँ, ये भी है कि कहीं ना कहीं इस लिस्ट से, चाहे वो किसी भी खेमे से आए, हमें भी थोड़ा सा, जैसे कहते हैं, इंट्रोस्पेक्शन करने की जरूरत है कि पहले जैसे हिमांशु ने कहा कि आप पहले रिपोर्टर को बैन करते थे, अभी हम एंकर्स को बैन कर रहे हैं। यू आर अगेन, जैसे मौसमी ने कहा, वी आर शूटिंग द मैसेंजर, बट द मैसेंजर एट अ सर्टेन लेवल नीड्स टू ऑल्सो इंट्रोस्पेक्ट। ठीक बात है। राजीव सर, हम आपके पास में आना चाहते हैं। मौसमी ने जब कहा, वो ये बता रही थी कि उनका इनपुट ये है कि इंडिया अलायंस ने जिस भी तरह से ये अग्रीमेंट रीच किया है, दे आर एडमेंट। अभी ये एज ऑफ नाउ ये लिस्ट इज फाइनल, अभी रिव्यू नहीं होगा, हो सकता है कुछ दिन बाद हो। और वो लोग एकदम शॉर्ट है कि दिस वाज द राइट थिंग टू डू, इसीलिए उन्होंने वो लिस्ट भी पब्लिश की। हम हिमांशु के पास गए, उन्होंने कहा कि बीजेपी ने काउंटर करने की कोशिश तो की, लेकिन बीजेपी इस तरह के काम करती रही है अघोषित तरीके से। हमने उन्हें एक इंसिडेंट याद दिलाया तो हिमांशु ने खुद कहा कि नहीं, कई चैनल्स के साथ बीजेपी ने भी ये किया है। आपका लंबा करियर रहा है एज अ रिपोर्टर, यू स्टिल रिपोर्ट एट योर एज, और आप एक टीवी प्रेजेंटर भी हैं, न्यूज़ प्रेजेंटर हैं, माफ़ कीजिए। आप इसको कैसे देख रहे हैं? आपको भी एक खेमे से पुशबैक लगातार मिलता रहता है। अब आप देख रहे हैं कि कुछ आपके और जो जर्नलिस्ट साथी हैं उनको नेम एंड शेम किया जा रहा है, और दोनों खेमे एडमेंट दिख रहे हैं कि नहीं, इन्होंने किया था तो हमने भी किया था, यही तरीका है, ऐसे ही चलेगा। आपकी क्या राय है? पहले थोड़ा इतिहास में चलते हैं। चलिए। और क्योंकि आपने मुझे एट योर एज कहा, तो मैंने कहा मैं अपना एज के बारे में लोगों को बता दूं। 90 का दशक है, मुझे लगता है 91-92 की बात होगी। बाला साहेब ठाकरे, बाल ठाकरे, जो शिवसेना के अध्यक्ष थे, उनमें और पत्रकारों में, मुंबई के पत्रकारों में बहुत एक तरह से टकराव हो गया। टकराव क्यों हुआ? क्योंकि क्रिकेट पिच की खुदाई हो गई थी वानखेड़े स्टेडियम की। बाला साहेब ठाकरे ने कहा था पाकिस्तान के खिलाफ मैच नहीं होगा, और उस माहौल में कुछ पत्रकारों ने, खास करके मेरे पुराने दोस्त और सहयोगी निखिल वागड़े, जो महानगर एक इवनिंग पेपर वहां चलाते थे, उन्होंने बहुत बाला साहेब ठाकरे की क्वेश्चनिंग की थी, उन पर सवाल उठाए थे, शिवसेना की आलोचना की थी, और कुछ शिव सैनिकों ने महानगर ऑफिस को अटैक किया, वायलेंस किया।
आज तो आप बात कर रहे हैं केवल जर्नलिस्टों की बहिष्कार की। उस समय शिवसेना के जो वर्कर्स थे उन्होंने वहां जाकर उस ऑफिस को टारगेट किया। इसके अलावा कई पत्रकारों को धमकियां मिली, मुझे भी, मैं भी उन पत्रकारों में था, मुझे भी धमकियां मिली, काले झंडे हुए। देखिए आज केवल आप बात कर रहे हैं, केवल एक पत्रकारों की लिस्ट है और उस पर हम आएंगे, लेकिन उस समय एक ऐसा माहौल बना था। अब उस माहौल में हमारी मुंबई प्रेस क्लब की मीटिंग हुई और मुंबई प्रेस क्लब ने सोचा कि अगर बाला साहेब ठाकरे या शिवसैनिक इस तरह से मीडिया हाउसेस के अंदर आ रहे हैं, हमें इस तरह से टारगेट कर रहे हैं, तो हमें करना क्या चाहिए। तो एक गुट था, उन्होंने कहा हमें बाला साहेब ठाकरे का बहिष्कार करना चाहिए, हम किसी भी शिवसेना के प्रेस कॉन्फ्रेंस में नहीं जाएंगे, हम बाला साहेब ठाकरे की रिपोर्टिंग नहीं करेंगे, शिवसेना की रिपोर्टिंग नहीं करेंगे। मैं बहुत यंग था उस जमाने में, मेरा उस पूरे माहौल में, हालांकि मुझे भी टारगेट किया गया था और बाला साहेब ठाकरे ने मुझे विंसू स्कॉर्पियन कहा था, मेरा कहना था कि हमें किसी का बहिष्कार नहीं करना चाहिए। पत्रकारों की जवाबदेही होती है, प्रेस कॉन्फ्रेंस में जाओ, न्यूज रिपोर्ट करो। वी कैन नॉट बिकम द न्यूज, हम खुद खबर नहीं बन सकते। और यह बहुत बहस हुई, मुझे अभी भी याद है 1-2 घंटे तक बहस चली कि बाला साहेब ठाकरे और शिवसेना को पत्रकारों ने बहिष्कार करना चाहिए नहीं। आखिर में हमने क्या किया, शिवसेना भवन जो है दादर में, उसके सामने सब पत्रकारों ने दिन भर का अनशन किया और उस अनशन में केवल मुंबई के पत्रकार नहीं थे, कई हमारे जो एडिटर्स देश भर से आए। एक पीसफुल एजिटेशन किया कि कोई भी पार्टी किसी भी न्यूज़पेपर कार्यालय में आकर दंगाए लोगों को की मारपीट नहीं कर सकती। आई थिंक दैट वाज अ बेटर वे कि आप अपनी बात रखें, आप किसी का बहिष्कार इस तरह से नहीं कर सकते। ये गलती थी और मुझे लगता है हमारे प्रेस क्लब ने सूझबूझकर एंड में कहा नहीं, हम रिपोर्ट करेंगे, लेकिन हम अपनी बात रख के वहां हमने आंदोलन किया। यह है 90-91 की घटना है, जब ये पूरा माहौल उस तरह से बना था मुंबई में। मैं ये घटना इसलिए बता रहा हूं क्योंकि देखिए तब टीवी नहीं था, तब ना सौरभ द्विवेदी जो अभी अब ज्वाइन हुए हैं, लल्लन टॉप भी नहीं था। वो बहुत यंग है, मेरी तरह बूढ़े नहीं है, और निखिल ने आज मेरे एज की बात की इसलिए मैं कह रहा हूं। पर 90 के दशक में प्री टीवी में भी ये बातें हुई कि कौन किसका बहिष्कार करेगा। और ये जानिए, ऐसा नहीं है कि पॉलिटिशियंस तब किस एंकर, किस रिपोर्टर को कौन सा इंटरव्यू देना है, किस एडिटर से बात करनी है, वो तब से होता था। एडिटर्स और पॉलिटिशियन के बीच में संबंध कोई नई बात नहीं है। ये आपसे बेहतर वैसे भी कौन बता सकता है राजदीप जी। ओहो, क्यों? अरे आपका दशकों का अनुभव है ना। अच्छा नहीं, मैं इसलिए कह रहा हूँ सौरभ, आपको क्या लगा मैं और किस तरफ इशारा कर रहा हूँ? नहीं, मेरा इसलिए मैं कह रहा था क्योंकि हमें कभी कभी लगता है कि ये जो कुछ हो रहा है ये आज ही शुरू हुआ है। उस जमाने में कई पत्रकार और एडिटर्स थे और उनके बीच में, और जो पॉलिटिशियन था उनके जो अलग रिश्ते हुआ करते थे वो तो अलग बात, लेकिन एक फंडामेंटल रिस्पेक्ट मुझे लगता हुआ करता था। अब वो रिस्पेक्ट चला गया। इस लिस्ट को देने के बाद अब इस घटना पर आते हैं। आपने ये लिस्ट जारी की, अब मैं बताऊं आपको कि ये जो इंडिया अलायंस है इसमें अलग अलग राय थी। कुछ लोगों की राय थी कि देखिए हम अभी भी कुछ चैनलों पर नहीं जाते हैं, हमारी एक प्रैक्टिस है, तो हमें एक था कि लिस्ट, मैं आप ही से पूछ रहा हूं, सवाल आप ही के लिए है। ये जब हम कुछ लोगों कहते हैं तो बात ठीक से खुलती नहीं है, तो जरा खुल के बात हो, वरना काहे का नेता नगरी, पॉलिश्ड किस्म की या डेसिबल की लड़ाई वाली डिबेट तो हमने टीवी पे खूब देख ही ली है। नहीं, मैं बताऊं, आप सीधे खुल के बताइए कि द्रमुक पार्टियों का ये कहना था, टीएमसी के सेक्शन का ये कहना था, दिल्ली में राज्यसभा वाली टोली का ये कहना था, खुद की थोड़ी बात हो। देखिए प्रॉब्लम क्या है सौरभ जी, आपको रोज ये आप उस दौड़ में नहीं है जो मैं हूं कि मेरे प्रोग्राम पे उस पार्टी के गेस्ट आ जाए। आप बगैर गेस्ट के प्रोग्राम कर सकते हैं। अगर मैं आज कुछ कह दूं और वो गेस्ट मुझे कुछ प्राइवेटली कह दे और मैं अभी आप निर्भीकता पर, पत्रकारिता के मानदंड पर कितनी बातें की क्या कर रहे हैं महाराज? नहीं, प्राइवेट के बताइए। प्राइवेट कॉन्वर्सेशन मस्ट रिमेन प्राइवेट, लेकिन मैं आपको कहता हूं, दैट इज व्हाई आई विल गिव अ सटल हिंट। हां, आई विल गिव यू सटल हिंट। यस, कुछ रीजनल पार्टीज थे। ये शुरुआत कहां से हुआ? कांग्रेस में, जैसे मौसमी कह रही थी, मुझे लगता है 2 धड़े थे। एक था जो कह रहा था यार ये पत्रकार बहुत हो गए, ये राहुल गांधी पर अटैक करते हैं, इन्होंने बहुत
बेहुदा इल्जाम लगाए हैं, गलत इल्जाम लगाए हैं, पर्सनल अटैक्स किए हैं सोनिया गांधी, राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी पर। इन पर कुछ बहिष्कार होना चाहिए। इसके साथ साथ ये नफरत फैलाते हैं। दूसरा गट था कि देखिए, अगर करना भी है ना तो हम इसे इनफॉर्मल तरीके से कर सकते हैं। कुछ रीजनल पार्टीज का उस मीटिंग में कहना था कि हमारे राज्य में हम करते हैं, हमारे राज्य में। और एक रीजनल पार्टी ने मुझे कहा कि हमने साफ कहा कि हम कुछ चैनलों पर जाते नहीं है, हम एक न्यूज एजेंसी को भी हमारी मुख्यमंत्री बाइट नहीं देती है, क्योंकि हमने तय किया है हम इनफॉर्मली करेंगे, हमें कोई लिस्ट देने की जरूरत नहीं है। तो दो अलग अलग विचार थे। एक की एक लिस्ट होनी चाहिए, नेम और शेम। दूसरा था कि हमें नेम और शेम करने की जरूरत नहीं है, वी कैन डू इनफॉर्मल बॉयकॉट्स, अनऑफिशियल बॉयकॉट्स। और इस पर इवेंचुअली जो गुट जो हावी हुआ वो ये था कि नहीं, नेम और शेम होना चाहिए। मैं ये कहूं कि अभिषेक मनु सिंह भी, जो कांग्रेस के लॉयर थे, उन्होंने, मैंने सुना, उन्होंने भी एडवाइस दिया कि ये कानूनी, इट इज एब्सोल्युटली राइट, यू हैव एवरी राइट टू डू इट, कि आप इस तरह की लिस्ट कर सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं होती है। दिस इज द ओनली वेपन अवेलेबल टू अस, वी शुड यूज इट। तो उस मीटिंग में इस तरह की बातें हुई। मुझे जो लगा, जो गलत है, कि एक बार आप ये कर दे, अब ये आप ओपन सीजन हो गया है। अब मेरी गेस्ट कोऑर्डिनेटर जब बीजेपी या किसी और पार्टी को फोन करेगी तो वो कहेगी नहीं आएंगे राजदीप जी के शो पे, तो ये कहां एंड होगा? डर ये है। आप एनडीए की लिस्ट में हैं क्या? मैं नहीं जानता मेरे दोस्त, ये मैं कोई किसी लिस्ट में नहीं, मैं कल कह रहा हूं ना, आज कांग्रेस नहीं किया, कल कोई और। अमित मालवीय की लिस्ट में तो हैं, पर बीजेपी की लिस्ट में भी हैं क्या? देखिए सौरभ जी, ये बहुत गंभीर बात है, आप गंभीरता इसे लीजिए। सर मैं गंभीरता से ले रहा हूं, गंभीरता से नहीं ले रहे हैं, क्योंकि ये गंभीरता मैं इसलिए कह रहा हूं। मैं गंभीरता से सर जो टीवी डिबेट्स हो रही है उनको भी नहीं लेता हूं। आई वांट टू पुट इट ऑन रिकॉर्ड। ये ठीक है, ठीक है। नहीं, इसमें एक अच्छी बात है कि हमें अब न्यूज करना पड़ेगा, केवल डिबेट से नहीं चलेगा। देखिए, ना किसी पत्रकार के वैलिडेशन से कोई नेता बनता है और ना किसी नेता के वैलिडेशन और आशीर्वाद से पत्रकार बनता है। पहली बात तो ये स्पष्ट होनी चाहिए। यहां खड़े होके जनता की आवाज, जनता के मुद्दों पर बात करोगे, जनता सुनेगी, तो सारा पॉलिटिकल सिस्टम झक मार के नोटिस लेगा, पॉइंट 1। और अगर किसी की तरफदारी करोगे तो उसी जनता को नजर भी आएगा कि किसके रेहन पे हो। पहली बात तो ये हो गई पत्रकारिता की, जो हम सबको पता है। अब जो जैसी मानता है वो वैसी करता है जी। दूसरी बात, कई नेता इस तरह का स्टैंड लेते हैं, ये हमारे प्रिय हैं, ये हमारे अप्रिय हैं। वो उनकी अपनी चुनावी प्रक्रिया है, उसमें वो किसको एक्सक्लूड कर रहे हैं, किसको इंक्लूड कर रहे हैं। थोड़ी देर पहले आप फेवरेटिज्म का जिक्र कर रहे थे, ठीक है? नहीं, फेवरेटिज्म एक बात होती है। अब क्या हो गया है, इस लिस्ट या उसके पहले जो हो रहा था, और बीजेपी ने भी ये किया है, जैसे हिमांशु कह रहे थे, उन्होंने एनडीटीवी का सालों पर साल बहिष्कार किया। मैं आपको बड़ी इंटरेस्टिंग इंसिडेंट बताता हूं। नलिन कोहली जो बीजेपी के प्रवक्ता है, 15 अगस्त को एनडीटीवी के एक प्रोग्राम पे गए 4-5 साल पहले, क्योंकि प्रधानमंत्री का भाषण था, उनको लगा, उनको इनवाइट किया गया, वो चले गए। जैसे वो स्टूडियो में थे, उनको फोन आते हैं, आप क्यों गए हैं वहां, निकलिए वहां से। भाई साहब, ऐसा नहीं है कि केवल जो आज हम देख रहे हैं, ये प्रवृत्ति कई सालों से आ रही है। इनटॉलरेंस बढ़ा है, कैंसल कल्चर हुआ है। फेवरेटिज्म हुआ करता था, अब कैंसल है कि इसको बहिष्कार कीजिए। इसीलिए मैं इसके साथ हम नहीं बैठेंगे। मैं इसीलिए, और अपने अगले पैनलिस्ट की तरफ जाऊं, इसीलिए मैं कह रहा था कि ना पत्रकारों के बनाने से नेता बनते हैं। कांशीराम किसी टीवी स्टूडियो में आके कांशीराम नहीं बने थे, और ना अंग्रेजी के अखबारों में पहले पन्ने पे छप के बने थे, ना कॉकटेल पार्टियों में जाके बने थे, और ना ग्लॉसी लाइफस्टाइल से बने थे। जो जमीन पे जाएगा, जो जनादेश लाएगा, उसका नोटिस लिया जाएगा। जमीन, इफ यू वांट टू बी स्पॉट ऑन, यू हैव टू बी ऑन द स्पॉट। बड़ी सिंपल सी बात है। आपने बहुत बड़ी बात कही, और उससे मैं जोड़ू बात। आपने कांशीराम का जिक्र किया, निधि मैम ने मायावती जी का जिक्र किया। मायावती जी को मीडिया की जरूरत नहीं थी मायावती बनने के लिए, मुख्यमंत्री बनने के लिए। मुलायम सिंह जी को मीडिया की जरूरत नहीं थी मुलायम सिंह बनने के लिए। मेरा ये कहना है, देखिए, लेकिन बाद में जरूरत पड़ी और बाद में वो वहां तो मिस कर गई, इसलिए शी मिस द बस। बॉस, अब क्या हुआ है, आपने टीवी का जिक्र किया। टीवी ने एक नया कैटेगरी ऑफ पॉलिटिशियन लाया, टीवी स्पोक्स पर्सन, जो मीडिया में आकर हर रात को ये डिबेट करते हैं। ये कोई जमीन से जुड़े हुए कई मास लीडर नहीं है। ये जो आंदोलन किया, ये शुरू कहां से हुआ? मीडिया, क्योंकि टीवी एक अरीना बन गया इस तरह की डिबेट का। जब हम टीवी पर केवल न्यूज दिखाते थे, कोई डिबेट ज्यादा से ज्यादा एक होता था, ये कोई परेशानी नहीं होती थी।
अब क्या है, हर चैनल पर 5 बजे से 11 बजे रात को आप लगातार डिबेट करते हैं, और डिबेट ऐसे विषयों पर जहां एक दूसरे का टकराव हो। तो इसके लिए हम भी जिम्मेदार है ना, हम न्यूज से हटकर डिबेट की जर्नलिज्म में चले गए और एक नया नेता तैयार हुआ। राजदीप जी, जो मुझे जमीन आपकी ये आदत बहुत पसंद है कि आप दोनों टीमों से खेलते हैं। नहीं मैडम, एक बिफोर आई से जस्ट टू कंक्लूड, बिकॉज यू हैव मेड एन इंपॉर्टेंट पॉइंट। हमने बाल ठाकरे का जिक्र किया, बाल ठाकरे और मीडिया के बीच में टकराव हुई। हाँ। मेरे और बाल ठाकरे के बीच में एक तरह से भी उस समय टकराव हुई थी, पर आपने बताया था एक महीने बाद उसी बाल ठाकरे का, या एक हफ्ते या एक महीने बाद उनका फोन आता है, राजदीप जी आप कितने दिनों से आए नहीं मिलने। अब ये फर्क था, यू सी देयर वाज अ विलिंगनेस, दोनों की एक सीमाएं थी, पत्रकार की और नेता की। वो जानते थे कभी कभी टकराव होता था। शरद पवार ने मुझे एक बार प्रेस कॉन्फ्रेंस से निकाला है एज डिफेंस मिनिस्टर ऑफ द कंट्री इन 1992, क्योंकि मैंने राइट्स के बाद एक सवाल उनको पूछा था अबाउट आर्मी लेट क्यों पहुंची है। लेकिन उसके बाद उसी शरद पवार ने मुझे उनके घर बुलाया और हमारे संपर्क एक बार फिर हुआ, उन्होंने खबर मुझे बताई। देखिए यही तो होना चाहिए। अब क्या हुआ है, जो नेता है ना वो नेता नहीं है, उनकी कोई जमीन से जुड़े हुए नेता नहीं है। जमीन से जुड़े हुए नेता को इस तरह की कैंसल कल्चर में पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ती। दैट्स द पॉइंट एंड आई थिंक यू आर मेकिंग इट वेरी वेल। बट आई डिसएग्री विद योर लास्ट ऑब्जर्वेशन कि जमीन से जुड़े नेता को कैंसिल कल्चर की जरूरत नहीं पड़ती है। जमीन से जुड़े नेता ही इस कैंसिल कल्चर को बढ़ावा भी दे रहे हैं कि इसको इस लिस्ट में रखो, इस लिस्ट में रखो। नहीं, आई डिसएग्री। ग्रेट, दैट्स द ब्यूटी ऑफ डेमोक्रेसी। जी, राजदीप जी ने जो एक चीज कही वो ये थी कि उन्होंने सवाल पूछा शरद पवार जी से और उनको प्रेस कॉन्फ्रेंस से निकाला गया। बहुत बेसिक पॉइंट ये राजदीप जी ने ये कहा, ही वाज अ रिपोर्टर, ही वाजंट, आई डोंट नो वेदर ही वाज और नॉट, बट इस पूरी लिस्ट में जो हमें इंट्रोस्पेक्ट करने की जरूरत है वो सारे एंकर्स हैं। क्या हम लोगों ने, जो हमारा अभी हिमांशु ने भी यही पॉइंट रेज किया था कि पहले रिपोर्टर्स के साथ बड़ा द्वंद्व होता रहता था कि ये उठाया, इनको बाहर किया। अभी व्हाट्सएप से बैन कर दिया गया एक मीडिया हाउस के रिपोर्टर्स को आम आदमी पार्टी ने, बिकॉज दे थॉट दे वर टेकिंग अ साइड। तो ये द्वंद्व होता था किसी जमाने में रिपोर्टर्स से। अभी ये लग रहा है जैसे सारा का सारा जो हमारा सिमट गया है वो सारा एंकर्स और टीवी स्टूडियोज के आसपास हो गया है। क्या ये सही है? तो यही चीज जो है, ये इस पे जो पूरा अभी कंट्रोवर्सी हुई है, ये पहले भी मैंने यही कहा कि ये नई नहीं है, क्योंकि उनका काम है, पॉलिटिशियंस का काम है छुपाना, सरकार का काम है छुपाना, हमारा काम है खोजी पत्रकार का कि बाहर लेके आना। लेकिन अभी जो नया वो दिख रहा है, जैसे पहले स्कर्मिशेस होते थे, कोर्ट रूम्स में हम लोग देखते थे, कोर्ट के बाहर देखते थे, उठा के लॉयर्स के साथ रिपोर्टर्स के खींचातानी होती थी, कितने कोर्ट स्टाफ के साथ होती थी, हर जगह होती थी, नॉट जस्ट पॉलिटिशियंस। लेकिन ये जो अभी फोकस आया है वो एंकर्स के ऊपर आया है और हर पार्टी ने ये टारगेट किया है रिपोर्टर्स को। निधि, मेरा इसी से जुड़ा सप्लीमेंट्री सवाल है। आप लंबे वक्त से राजनीति कवर कर रही हैं, खासतौर पे विपक्षी दल जो फिलहाल हैं, क्या है उनकी प्लानिंग 2024 को लेके? आर दे रीचिंग आउट टू यूट्यूब इन्फ्लुएंसर्स? एक किस्म का सिलेक्टिविज्म है वहाँ पे। आर दे रिलाइंग ऑन देयर ओन इकोसिस्टम एंड देयर ओन IT सेल? उनको लगता है कि वो कुछ को एक्सक्लूड करेंगे, कुछ को इंक्लूड करेंगे तो मैसेज चला जाएगा। और ये मैं इसलिए बात कर रहा हूँ कि बात सिर्फ मीडिया मैनेजमेंट की नहीं है, बात नैरेटिव मैनेजमेंट की भी है। स्टालिन और उनके बेटे तमिलनाडु के पॉलिटिकल कंपल्शन को लेके एक एंटी ब्राह्मणिकल रिटोरिकल को वो फिर सनातन बोल के और सनातन को एक्सपेंड करके, और फिर उसमें अभी उन्होंने हिंदी विरोध भी जोड़ दिया है। वो अपनी ज़मीन पुख्ता कर रहे हैं, लेकिन उसके चक्कर में इंडिया अलायंस को बैकफुट पे आना पड़ रहा है। और नरेंद्र मोदी ने, जब हम शुक्रवार को ये रिकॉर्ड कर रहे हैं, बृहस्पतिवार को मध्य प्रदेश के बीना में अपना पूरा पोल बिगुल इसी के इर्द गिर्द बजाया है। तो उस खेमे में कम्युनिकेशन की स्ट्रेटजी को लेकर मीडिया जिसका एक पार्ट है, लेकिन आप रैलियों में, मंच में, इंटरव्यूज पे जो बोल रहे हैं वो एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। उसको लेकर क्या चिंता चल रही, किस तरह की डिस्कशन है? तो इसका हमें स्नीक पीक जो मिला था वो भारत जोड़ो यात्रा में मिला था जी। जब राहुल गांधी ने, आप देखेंगे कि जैसे बीजेपी ने कहा उनको रीपैकेज करने की जरूरत पड़ रही है या रीपैकेज हो रहे हैं, आप देखेंगे सारे इंटरव्यूज जो थे उन्होंने यूट्यूब इन्फ्लुएंसर्स को साथ में चलते हुए दिए थे। अगर आप देखें कि उन्होंने समदीश को दिए थे, फिर एक मूक नायक को दिए थे। और उस टाइम मैं आई विल पॉइंट आउट अ वेरी पर्टिनेंट दिस थिंग, उस टाइम जब
इनकी यात्रा खत्म हो रही थी, राजदीप जी के को अच्छी तरह से वो याद होगा कि हम लोगों को शुरू में बोला गया था कि आप वहां पहुंचिए, हम लोगों को ये पूरी स्ट्रैटेजाइज जो किया था उस टाइम जयराम रमेश का, ये एक बहुत ही सोचा समझा वो ये था कि वो ये पोजीशन करना चाह रहे थे, वो किसी तरह मीडिया को भी ये मैसेजिंग देना चाह रहे थे कि हमारा आपके बिना काम चल जाएगा। मेन स्ट्रीम मीडिया, मैं मीडिया ये यूट्यूब इन्फ्लुएंसर्स को नहीं बोल रही हूँ, मैं मेन स्ट्रीम मीडिया, टीवी चैनल्स, अखबारों को के तरफ से बोल रही हूँ कि उन्होंने ये मैसेजिंग देने की कोशिश की थी कि हमारा काम आपके बिना चल सकता है। और वो ये रेटोरिक था, ये नैरेटिव वो सेट कर रहे थे कि मीडिया तो अब बीजेपी की ही तरफ से बोलती है। लेकिन उस टाइम ही हम लोगों को ये स्नीक पीक मिल गया था कि आगे क्या होगा, क्या ये किस तरीके से, हाउ विल दे रीच आउट टू द पीपल। उस टाइम भी जब इनकी यात्रा खत्म हुई थी, तब भी जब हम लोगों को बोला गया था कि हाँ आप कोई भी सवाल पूछ सकते हैं, जब वो खत्म करेंगे वो इंटरव्यूज देंगे, लेकिन उस टाइम ऐसा नहीं हुआ था जिस तरीके से हम लोगों की ये थी एक्सपेक्टेशन। तो कहीं ना So कहीं they want to keep a tight control on the messaging and narrative. Not पर just अभी क्या बात हो रही है अलायंस के लोगों के बीच, जो अभी ये उदयनिधि स्टालिन के बयान के बाद से चर्चा चल रही है? तो आपका मतलब है कि पूरा का पूरा ये जो सनातन को लेकर सनातन debate को है। हाँ। देखिए, सनातन जो है, सनातन धर्म वाला जो रेटोरिक है, वो टोटली अभी जो है कांग्रेस के जो खेमे में बात चल रही है वो ये है कि हमें एक थोड़ा सा केयरफुल होना पड़ेगा। जैसे कहते हैं ना, क्रिकेट में कहते हैं हम उनके स्ट्रॉन्ग पॉइंट पे, उनकी पिच पे जो है वो कहीं ना कहीं प्राइम मिनिस्टर के बयान के बाद एक बहुत ही उनमें रियलाइजेशन है उस खेमे में कि बहुत ही केयरफुली चलना पड़ेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं ये जो पिच है वो बीजेपी ज्यादा अच्छी तरीके से जानती है और ये कांग्रेस का कोर एरिया नहीं है। बीजेपी के पास एक चॉइस है, क्योंकि बीजेपी सदर्न स्टेट्स में, ये देखा जाए सनातन धर्म वाला जो नैरेटिव है, ये कोई नया नैरेटिव नहीं है द्रविडियन पॉलिटिक्स में, आपको भी पता है, बहुत टाइम से ये नैरेटिव है और वहाँ पे वर्ण सिस्टम को कोई सपोर्ट नहीं है, मतलब वो वहाँ की जो स्ट्रगल है वो दूसरी है। तो जहाँ पे जिन स्टेट्स में बीजेपी इतनी, मतलब तमिलनाडु में बीजेपी इतनी स्ट्रांग नहीं है, इतना स्टेक्स हाई नहीं है, 0 सीट थी 2019 में। बिल्कुल। तो वो ये नैरेटिव पे, वो अपने हिंदुत्व नैरेटिव पे चल सकते हैं, वो ये बोल सकते हैं देखिए ये क्या करना चाहते हैं, लेकिन कांग्रेस के स्टेक्स हाई हैं, कांग्रेस के स्टेक्स सदर्न स्टेट्स में काफी हाई हैं। और 80 के दशक से मुझे ध्यान है, आडवाणी जी जब बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने तब से वो एक शब्द इस्तेमाल करते थे, तुष्टीकरण की राजनीति, और उसको वो नए नए उदाहरणों के साथ लैस करके हमेशा पेश करते रहते हैं। जी, तो यहाँ पे एक रियलाइजेशन है जो पिछली बार भी इस कोऑर्डिनेशन कमेटी में जो हुई मुंबई में, और उसके बाद यहाँ पे भी जब नेता मिले, तो एक कहीं ना कहीं टीआर बालू को, जो डीएमके की तरफ से आए थे, उनको भी एक मैसेजिंग गई है कि हमें बहुत केयरफुल होना पड़ेगा, क्योंकि उदयनिधि की बयान के बाद डीएमके डिड नॉट डबल डाउन, इनफैक्ट उन्होंने, मतलब उसके बाद ए राजा का भी रेटोरिक आया, वो पूरा बयान आया जिसमें वो डेंगू की जगह उन्होंने एचआईवी रिप्लेस कर दिया था। तो ऐसा नहीं है, क्योंकि डीएमके को सूट करता है, डीएमके को सूट करता है, इनफैक्ट एमके स्टालिन के बेटे की तरह ना उभर के वो अभी उदयनिधि पूरे, मतलब अपनी द्रविडियन पॉलिटिक्स को अपने सामने रख के अब आगे बढ़े हैं। अच्छा, इसी से जुड़ा एक दूसरा बिंदु है जिसपे मैं आप चारों मेहमानों के पास आऊंगा, पर सबसे पहले मैं रुक करूंगा हिमांशु का। मैं, अब चूंकि द्रविडियन पॉलिटिक्स की बात हो रही है, वर्ण व्यवस्था, कास्ट अरिथमेटिक, इन सब पे बात हो रही है, इंडिया अलायंस इस बात को लेकर खूब मुखर है कि जाति आधारित जनगणना हो। अलग अलग राज्यों में सर्वे भी हो रहे हैं। बीजेपी का स्टैंड इस पर बहुत क्लियर सामने नहीं आ रहा है। भारतीय जनता पार्टी, देश पर शासन कर रही पार्टी, जातिगत जनगणना को लेकर क्या सोचती है? क्या इस मंडल 2.0 या 3.0 के काउंटर के लिए ही विश्वकर्मा योजना लाई गई है? क्योंकि बीजेपी लंबे समय से महादलित और महापिछड़ों पर फोकस कर रही है। तो ये बड़ी catch-22 सिचुएशन है जिसमें वो बुल को सीधे नहीं पकड़ना चाहते हैं, लेकिन प्रकारांतर से उन सारे जाति समूहों तक पहुंचना भी चाहते हैं। और हमने 2014 से ही देखा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हों या दूसरे नेता हों,
वो जिस जाति समूह से आते हैं, जिस सामाजिक वर्ग से आते हैं, उसका जिक्र भी करते हैं। और पहले भी नेता नगरी में इस पर बात हुई है कि किस तरह से केंद्रीय मंत्रिमंडल में फेरबदल के बाद बताया जाता है कि ओबीसी समुदाय से या दलित समुदाय से या जनरल कैटेगरी से कितने लोग आए हैं। तो बीजेपी जाति जनगणना एंड विश्वकर्मा योजना, हिमांशु। देखिए सौरभ जी, मुझे ये लगता है कि जातीय जनगणना को लेकर भारतीय जनता पार्टी का जो रुख है वो स्पष्ट है। वो नहीं चाहती है कि जातिगत जनगणना हो। बिहार से इसकी शुरुआत हुई थी और यूनानिमस जो है सभी पार्टियों ने एक रेजोल्यूशन पास किया था विधानसभा में। भारतीय जनता पार्टी इनिशियली उसके पक्ष में नहीं थी, लेकिन नीतीश कुमार के दबाव में भारतीय जनता पार्टी ने इसका समर्थन किया था। और सुशील कुमार मोदी ने कहा था कि जातीय जनगणना जो है वो आंध्रा और तेलंगाना में हो चुकी है, लेकिन उसकी रिपोर्ट जो है वो सार्वजनिक नहीं की गई है, होनी चाहिए। और भारतीय जनता पार्टी ने वहां पे भी सपोर्ट किया था, ये कहते हुए बिहार में भारतीय जनता पार्टी ने स्टेप लिया। लेकिन मुझे जहां तक है जानकारी, भारतीय जनता पार्टी जातिगत जनगणना के पक्ष में नहीं है। हाँ, विश्वकर्मा योजना या अन्य चीजों को जातिगत लोगों को आगे लाना, छोटे छोटे दलों के साथ गठबंधन करना, ये भारतीय जनता पार्टी करके इसका फायदा उठाना चाहती है। विश्वकर्मा योजना का मूल फायदा जो है वो ओबीसी वोटर्स को होगा, ओबीसी जातियों को होगा, क्योंकि जो उनके विश्वकर्मा यानी जो काम ओबीसी या ईबीसी, ईबीसी ओबीसी में होता ही है, धीरे धीरे कहीं ईबीसी में आएगा, कहीं ओबीसी में, बहुत सी चीजें हैं। सर, लेकिन इसमें स्पष्ट तौर पर ऐसे सामाजिक वर्गों को चुना गया है जो सत्ता के गलियारे से बाहर रहे, जो भूमि के स्वामित्व वाली स्थिति में नहीं है, जो कारीगरी में है। ये एक बहुत मोटा माटी विभाजन हो सकता है। नहीं, मोटा माटी जिसमें आपको कुम्हार मिलेंगे, जिसमें आपको बढ़ई मिलेंगे, उसमें तमाम जो छोटे छोटे काम करने वाले लोग हैं वो मिलेंगे। अब सवाल ये है कि भारतीय जनता पार्टी ये कर ओबीसी की उन जातियों को अपने साथ लामबंद करना चाहती है जो सत्ता के गलियारे से दूर रहे हैं सदैव। और ये उन्होंने 2014 में इस तरीके के जातिगत सोशल इंजीनियरिंग की थी, उसका फायदा उत्तर प्रदेश में मिला था, बिहार में भी उनको मिला था। पासवान को अपने साथ लेके आए थे, वो उपेंद्र कुशवाहा को साथ लेके आए थे। और आप देखिए कि इस बार भी भारतीय जनता पार्टी इसी चीज पे लगी हुई है। उत्तर प्रदेश में उनके साथ संजय निषाद हैं, ओम प्रकाश राजभर हैं, अनुप्रिया पटेल हैं, कोरी, कुर्मी और निषाद, ये लोगों को, राजभर समाज को वो लेके आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को जो सबसे बड़ा नुकसान है ईस्ट पूर्वी उत्तर प्रदेश में, इन तीन जातियों को अगर वो साथ लेके चलते हैं तो उसका नुकसान नहीं होगा। और ये तीनों वो जातियां हैं जो गैर यादव हैं, जिन्होंने सत्ता का सुख भोगा नहीं है। आप देखिए, अनुप्रिया पटेल है, 2012 में पहली बार उनकी पार्टी का कोई व्यक्ति जो है वो विधायक बना था, और वो प्रतापगढ़ की सीट थी जहां से जीत के आए। उससे पहले उनके पिता सोनेलाल पटेल कितने लंबे समय से राजनीति कर रहे थे, चुनाव नहीं जीते। हिमांशु जी, अनुप्रिया पटेल की पार्टी का पहला विधायक बना था, लेकिन कुर्मी समाज से पहला विधायक नहीं बना था। नहीं, कुर्मी समाज से नहीं बना था, लेकिन प्रतापगढ़ के अंदर वर्मा थे जो बने थे। मैं उनका नाम शायद मेरे माइंड से स्किप कर रहा है। प्रतापगढ़ की सीट है, उस सीट से वो जीत के आए थे, इलाहाबाद से लगती हुई सीट है। तो अगर वहां नहीं हुआ, और आप देखिए उन जातियों को लेके आने की कोशिश कर रहे हैं जो सत्ता से दूर रही है। निषाद पार्टी पहली बार जो है बाई इलेक्शन जीती थी 2017 के अंदर लोकसभा में, समाजवादी पार्टी के सिंबल पे परवीन निषाद जीते, 19 में उनको लेके आए। तो भारतीय जनता पार्टी जातिगत जनगणना से दूर रहना चाहती है, लेकिन उन छोटी छोटी जातियों को, ओबीसी की साथ लाना चाहती है, जो वोट बैंक का एक बड़ा काम जो है भारतीय जनता पार्टी के लिए साध सकती हैं। सर, एक बात बताइए हिमांशु जी, ये बताइए, एक तरफ बात होती है आंकड़ों की, डेटा की, साइंटिफिक टेम्परामेंट की। देश में नीति के निर्धारण के लिए दुरुस्त आंकड़ों का होना जरूरी है। 1931 की आखिरी जाति जनगणना है। हर प्रदेश में अलग अलग जाति समूह है। कोई ओबीसी में है जो एससी में जाना चाहता है, कोई एससी में है और उनको एक साहब एसटी के एससी में ना शामिल कर दिए जाएं, फिर दूसरे धर्म के लोग इसमें ना इंक्लूड कर दिए जाएं। कई जनरल कैटेगरी में है जिनकी मांग है कि साहब हम बड़े पिछड़े हैं, हमको ओबीसी में डाल दिया जाए। कई ओबीसी राज्य में है, उनकी मांग है कि सेंट्रल की लिस्ट में। जब हर राज्य में लॉ एंड ऑर्डर के पॉइंट ऑफ व्यू से, पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, सोशल अपलिफ्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से
गरारी वहीं पर आकर फंसती है। तो फॉर वंस एंड ऑल ये क्यों नहीं होता है कि देश में सम्यक तरीके से, वैज्ञानिक तरीके से ये सर्वेक्षण हो, क्योंकि इससे सिर्फ ये पता नहीं चलेगा कि देश में किस जाति समूह के कितने व्यक्ति हैं, ये भी पता चलेगा कि जिस मंशा के साथ आरक्षण को लागू किया गया था अलग अलग स्तरों पर, कहीं उसका लाभ चुनिंदा सामाजिक वर्गों तक तो नहीं पहुंच रहा है। क्या किसी किस्म के कोर्स करेक्शन की भी जरूरत है? पर इस तरह के किसी भी करेक्शन के लिए हिमांशु जी गणना की आवश्यकता है। हम चांद पर उतरे, इतराए, क्यों उतर पाए? क्योंकि हमारी गणना दुरुस्त थी। तो हम इस जातिवार जनगणना से या जनसंख्या की गणना से दूर क्यों भाग रहे हैं? गणना से दूर इसलिए भाग रहे हैं क्योंकि अगर गणना होगी तो वो लोग फायदा उठा लेंगे जो इसके लिए मुखर होके सवाल उठा रहे हैं। आरजेडी है, नीतीश कुमार है, अखिलेश यादव है। दूसरी चीज, भारतीय जनता पार्टी में अभी अगर आपने देखा होगा एक रोहिणी कमीशन की रिपोर्ट सबमिट हुई है जी। अब वो उस फॉर्मुलेशन पे काम कर रहे हैं। और जहां तक मुझे लगता है, कई जो मुझे लग रहा है कि ये जो विशेष सत्र है इसका बिजनेस रिलीज कर दिया गया है। 4 उसमें मोटे मोटे बिल है। मुझे लगता है जो एडिशनल सप्लीमेंट्री बिजनेस सौरभ जी आएगा वो हो सकता है जो आरक्षण का, महिला रिजर्वेशन आरक्षण पर का आए, जो, खुल के बोलिए ना, आपको क्या बताया अमित शाह ने? नहीं, मुझे मेरी अमित शाह से कोई बात नहीं हुई, ना मैं उनसे बहुत ज्यादा जाके मिलता हूं, लेकिन मैं इतना जरूर कह सकता हूं कि मुझे लगता है कि उसकी कैप ना बढ़ा दी जाए। रोहिणी कमीशन की रिपोर्ट के बाद भारतीय जनता पार्टी ये जरूर कर सकती है। और आपने देखा होगा 2018 का लोकसभा, माफ कीजिएगा, चुनाव हारने के बाद मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ स्वर्ण जातियों को 10% का जो आरक्षण है दिया गया, जो जिनकी फाइनेंशियल कम है स्वर्ण जातियों में, उनके लिए रिजर्वेशन दिया गया था। तो भारतीय जनता पार्टी इस तरीके की सोशल इंजीनियरिंग जरूर करेगी। हो सकता है वो कैप बढ़ा दे, लेकिन अगर कैप बढ़ाई चाह रहा हूं कि वो सोशल इंजीनियरिंग थोड़ा दुरुस्त हो ना। समाज में जो लोग ऐतिहासिक सामाजिक रूप से पिछड़े हैं, चाहे लैंड होल्डिंग का मामला हो, अवसरों की समानता का हमने वायदा किया था ना जब आजादी हासिल की थी, तो बिल्कुल मिलना चाहिए उन सबको जिनको जरूरत है। पर इसीलिए उसका, अब आप जनगणना की जगह सीधा आप देना चाहते हैं वही। देखिए, वो जो रोहिणी कमीशन की रिपोर्ट है उसको लागू करके साथ में अगर आरक्षण की जो कैप है 49% से बढ़ाकर 55%, वो कैप बढ़ाने 57%, से ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी ना कि कौन से उपजाति समूह हैं जिनको भरपूर लाभ नहीं मिल रहा है। एक शॉर्ट टर्म, देखिए बीजेपी उसका शॉर्ट टर्म गेन चाहेगी कि हमको 24 का चुनाव हम जीतने, बाकी जो होगा वो देखा जाएगा। पार्टियों के शॉर्ट टर्म गेन होते हैं, देश का लॉन्ग टर्म गेन होता है महाराज। मौसमी जी, विपक्ष के खेमे में जाति जनगणना और तमाम इससे जुड़ी जो कास्ट आइडेंटिटी से जुड़ी डिमांड्स हैं उनको लेकर क्या तैयारी चल रही है? और पिछले सवाल में भी अगर आप रिस्पॉन्ड करना चाहें, जब हम लोग कम्युनिकेशन स्ट्रेटजी को लेकर बात कर रहे थे। मौसमी जी, मैं उसी पे ऐड करना चाह रही थी सौरभ की जो बात हिमांशु कह रहे हैं। देखिए, कुछ सुप्रीम कोर्ट में जो एफिडेविट केंद्र सरकार ने दिया वो क्यों कास्ट सेंसस, कास्ट बेस्ड सेंसस के खिलाफ है। वो ये कह रही है कि ये बहुत ज्यादा बड़ा हो जाएगा, बहुत ही कम्बसम हो जाएगा, कठिन हो जाएगा, क्योंकि एक ही जाति मध्य प्रदेश में कुछ और कहलाती है, उत्तर प्रदेश में कुछ और कहलाती है और 50 तरीके के नाम है। उनका ये कहना है कि केंद्र में जातियों की लिस्ट लगभग 2500 है, और जब आप यूनियन टेरिटरीज और राज्यों की जातियों की लिस्ट जोड़ लीजिए तो वो 3500, लगभग 3200 पहुंच जाती है। तो ये बिल्कुल भी प्रैक्टिकल नहीं है। पर उसकी मूलभूत कारण मुझे जो लग रहा है और जो बिल्कुल ऑब्वियस लगता है कि कहीं भी बीजेपी इसलिए भी खिलाफ है कि पूरा एजेंडा अगर जातियों पर आ जाएगा, जिसको लेके विपक्ष इतना मुखर है, तो फिर हिंदुत्व का एजेंडा जो है वो बिखर जाएगा। कहीं ना कहीं जिस तरह से हिंदुत्व के प्लेटफॉर्म पर बीजेपी पिछले 2 चुनाव जीती आई है, किसी भी तरह से वो इस बरैया के छत्ते को छेड़ना नहीं चाहती, क्योंकि फिर कमंडल के ऊपर मंडल की पॉलिटिक्स दोबारा हावी होने का डर है। और उतनी मुखरता से इंडिया मेंबर्स, अगर आप देखें सौरभ, तमाम इंडिया मेंबर्स को बिल्कुल क्लियर है। अभी हाल ही में तमिलनाडु में कांग्रेस की बैठक हुई और उन्होंने कहा कि हम एमके स्टालिन साहब से कहेंगे कि जातिगत सर्वे, क्योंकि राज्य सरकार सर्वे करा सकती है, तो तमिलनाडु में जातिगत सर्वे कराना चाहिए, जिस तरह से बिहार में की तर्ज पे हो रहा है। तो अपने आप में इसको राहुल गांधी ने तो खेमा खोल ही लिया कर्नाटक में। तो विपक्ष को लगता है ये एक मौका है
कि आप हिंदू मुस्लिम और जो बीजेपी को पर आरोप लगाते हैं तुष्टीकरण की राजनीति, अगर ये जातिगत जनगणना का मामला खुल गया तो वो फायदा ही फायदे में विपक्ष रहेगा। और यही वजह है कि इसमें बिल्कुल कंसेंसस अभी कोऑर्डिनेशन कमेटी की बैठक में भी सौरभ सामने आया था। मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है, भारतीय जनता पार्टी ने इस जाति के अंकगणित को साधा ना। उन्होंने जब 2014 में नरेंद्र मोदी के सत्ता में आने का नारा दिया तो उन्होंने कास्ट इक्वेशन का ख्याल रखा, चाहे यूपी हो चाहे बिहार हो। अपने सारे अलायंसेस में, टिकटों के वितरण में, संगठन के निर्माण में सभी जाति समूहों का प्रतिनिधित्व हो, इस बात का ख्याल रखा। दूसरा उनका आर्ग्यूमेंट ये आता है कि जब आप देश में विकास कर रहे हो, स्कूल बना रहे हो, अस्पताल बना रहे हो, सड़क बना रहे हो, इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड कर रहे हो, या कल्याणकारी योजनाएं उज्ज्वला है या शौचालय है, तब आप जाति के आधार पर भेद नहीं कर रहे हो और ओवरऑल जितने भी गरीब हैं, चाहे वो शहरी हो चाहे वो ग्रामीण, उनको आप अपलिफ्ट कर रहे हो। तो जब आप ये दावा कर रहे हो लगातार कि हम अपनी पॉलिसीज़ के ज़रिए सिर्फ कास्ट नहीं बल्कि हर किस्म की गरीबी के स्तर पर जो विभेद मौजूद हैं उनके साथ डील कर रहे हैं, और इलेक्टोरली आपने इसमें मास्टरी हासिल कर ही ली है, तो फिर आप उस गेम को इतने प्रच्छन्न तरीके से क्यों खेल रहे हैं, खुल के क्यों नहीं खेल रहे हैं? वाई आर यू लेटिंग देम डिसाइड द नैरेटिव? राजदीप, देखिए, आप इसे, जब हम हमेशा बीजेपी की बात करते हैं ना, और बीजेपी का जो एक राइज हुआ है, उदय हुआ है पिछले 10 सालों में, हम नॉर्मली हिंदुत्व की बात करते हैं। असली बात है ओबीसी, और खास करके नरेंद्र मोदी जी के आने से, नरेंद्र मोदी जी ओबीसी समाज से आते हैं, इसका बहुत बड़ा असर बीजेपी की राजनीति पे हुआ, उत्तर भारत के राजनीति पे हुआ। आप नंबर देखिए ना, आप पार्लियामेंट में देखिए, आप असेंबलीज में देखिए, जो बीजेपी के नंबर्स बढ़े। और बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि 2017 का जब बीजेपी का चुनाव हुआ यूपी में, उस समय अमित शाह जी ने उनके जो इर्द गिर्द जो स्ट्रेटेजिस्ट थे उनको कहा कि आप इस लोअर ओबीसी, नॉन यादव ओबीसी पर 2014 में शुरुआत हुई थी, लेकिन 2017 के चुनाव में उत्तर प्रदेश को वो एक नए लेवल पर ले गए। हर समुदाय के, प्रजापति हो, राजभर हो, सबके आपने अलग अलग यूपी में उनके सम्मेलन किए। और आप जानते हैं उन सम्मेलनों के बीच में कौन इन्वॉल्व था उनके साथ? सुनील कानूगुलू। वही सुनील कानूगुलू जो आज कांग्रेस में है, कांग्रेस को एडवाइस कर रहा है, उनके इलेक्शन इंचार्ज है। तो सुनील कानूगुलू उन व्यक्तियों में है सौरभ, जो समझ गए हैं कि बीजेपी का जो ये उदय हुआ है ना, वो ओबीसी समुदाय ने, खास करके लोअर ओबीसी ने जो सपोर्ट दिया है, जो समर्थन दिया, ये हिंदुत्व की केवल राजनीति नहीं है, ये ओबीसीआइजेशन की राजनीति है, क्योंकि आपके प्रधानमंत्री भी उसी ओबीसी समुदाय से आते हैं। तो सुनील कानूगुलू ने एक तरह से कांग्रेस को भी समझाया कि इस मंडल की राजनीति में आप पीछे रह गए हैं। अब भी बीजेपी तैयार है। देखिए, आप कास्ट सेंसस की बात कर रहे हैं, वहीं बीजेपी ओबीसी सम्मेलन तैयार कर रहा है। नवंबर के महीने में वो ओबीसी महाकुंभ करने जा रहा है उत्तर प्रदेश को। तो बीजेपी जानती है कि ये ओबीसी की राजनीति पर हमारी पकड़ रहनी है, तभी हम इस तरह से बड़ी मेजॉरिटी से जीतकर हम आ सकते हैं। अब कांग्रेस के सामने सवाल है कि करना क्या है। तो कुछ जो इंडिया अलायंस में ये निकला, और नीतीश कुमार जी ने इसको पहले आगे किया कि कास्ट सेंसस होना चाहिए, और हर जाति को अपने नंबर्स के अनुसार, अपने नंबर के अनुसार उनको रिजर्वेशन मिलेगा। उस दिशा में हमें जाना है। और नीतीश कुमार ने ये शुरुआत बिहार में करने की कोशिश की, और अब कहा है कि देश भर में होना चाहिए। ये बात अब राहुल गांधी भी मान गए हैं, और पूरी तरह से कांग्रेस भी एक तरह से मान गया। प्रॉब्लम क्या हुआ? कोऑर्डिनेशन कमेटी की जब मुंबई में मीटिंग हुई, इसका विरोध किसने किया? बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, ममता बनर्जी ने कहा ये कास्ट सेंसस यू विल डिवाइड सोसाइटी, ये आप सोसाइटी में बिखराव लाएंगे, मुस्लिम्स का क्या होगा, आप केवल ओबीसी की बात कर रहे हैं। वेरी आपके दोस्त अरविंद केजरीवाल ने क्या कहा उस मीटिंग में? देखिए, मैं नहीं जानता, मैं इतना जानता हूं कि विरोध वहां से हुआ। क्या अरविंद केजरीवाल ने भी उसका विरोध किया, आप कह रहे हैं? मैं पूछ रहा हूं, मेरा काम पूछना है। मुझे नहीं मालूम कि अरविंद के, मुझे जो कहा गया, मैं उस मीटिंग में शामिल नहीं था मेरे दोस्त, मैं आपको कह सकता हूं जो मुझे पता चला। अब बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, जब ये दूसरी मीटिंग हुई, वो शरद पवार के घर में हुई, वहां तृणमूल कांग्रेस प्रेजेंट नहीं थी, वहां उस एजेंडा में कहा गया कास्ट सेंसस होना चाहिए। अब पवार जी भी कह रहे हैं, देखिए मराठा एजिटेशन अब महाराष्ट्र में एक बार फिर हो गया है, और पवार जी अपने उम्र में 83 साल में पहले चले गए जालना,
जहां ये आंदोलन एक बार फिर उभर कर आ गया, क्योंकि उनको भी पता चल गया कि हमें भी मराठा जो समुदाय है, जो वो उनकी जो रिजर्वेशन की डिमांड है, उसके साथ हमें जुड़ना है। ये शुरुआत है सौरभ। हंसराज अहीर मेरे महाराष्ट्र से, चंद्रपुर से आते हैं, उनको मोदी जी ने इंचार्ज किया ये बैकवर्ड क्लास एक कमीशन एक तरह से बनाने के लिए, कि किस तरह से वहां ओबीसीज को कितनी रिजर्वेशन कहां किस ग्रुप को मिलनी चाहिए। रोहिणी कमीशन की बात अभी हिमांशु ने कही। तो ये कंपेटिटिव बैकवर्ड कास्ट पॉलिटिक्स अब और तेज होने वाला है एक तरफ, क्योंकि पहले क्या होता था, इसका या तो ये रीजनल पार्टी जो नॉर्थ इंडिया मंडलाइट पार्टी जिसे आप कहते हैं वो इस पर हावी थे, या बीजेपी उसमें आ गई। अब कांग्रेस भी जाग गई है कि हम इसके पीछे नहीं रह सकते, हमारे प्रेसिडेंट भी दलित हैं, ये एक मौका है। वहां ये सनातन धर्म की जो राजनीति हो रही वो अलग है, लेकिन असली मुझे लगता है जो लड़ाई होगी सौरभ 2024 में, वो इस कॉम्पिटिटिव ओबीसी पॉलिटिक्स की होगी, कि कौन कि एक तरफ कास्ट सेंसस की बात होगी, कास्ट के बेसिस पे जनगणना और किसको कितना बेनिफिट देना है, और बीजेपी दूसरी तरफ अपने जो लोअर ओबीसीज हैं उनको इकट्ठा करने की कोशिश कर रही है। मुझे लगता है दिस इज द बिगेस्ट चेंज। आप देखिए कितने ओबीसीज एमपीज है, देयर आर मोर देन 100 बीजेपी ओबीसीज एमपीज, मोर देन 30%। ये एक ड्रामेटिक चेंज हो गई है इंडियन पॉलिटिक्स में, जिस पर हमने नजर नहीं डाली है अब तक। मुझे लगता है दैट विल बी द बिगेस्ट ट्रांसफॉर्मेशन इन इंडियन पॉलिटिक्स। मैं यहाँ पे एक चीज ऐड करना चाहूंगी सौरभ, कि एक अनईज है इंडिया पार्टीज में, जो कि अभी राजदीप बता रहे थे कि एक अनईज है इंडिया पार्टीज में कि कास्ट सेंसस। अब कास्ट सेंसस का क्वेश्चन क्यों आया है? क्योंकि शुरुआत जब हुई थी तो हमेशा हम बोलते थे मंडल पॉलिटिक्स, मंडल वर्सेस कमंडल, क्योंकि मंडल हमारी पार्टीज हुआ करती थी जो एसपी, आरजेडी, जेडीयू, और उसके प्रतिद्वंदी हुए थे बीजेपी, विच यूज्ड टू बी कंसिडर्ड एन अपर कास्ट पार्टी। बीजेपी ने ओवर द इयर्स अपनी पूरी की पूरी जो पॉलिटिक्स है वो चेंज करके दे हैव नाउ, जो हमें दिख रहा है विश्वकर्मा योजना से भी दिख रहा है कि ईबीसी विद इन ओबीसी दे आर ट्राइंग टू विन। अब ये क्यों हुआ है? क्योंकि जैसे राजदीप ने कहा कि उनके में एक रियलाइजेशन आ गई है कि यहाँ पे हमें कुछ ना कुछ करना होगा। यहाँ पे जी रोहिणी कमीशन की जो रिपोर्ट है वो उनके सामने है, जिसमें 2633 जातियों को, जो मेरे सोर्सेज के हिसाब से 5 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। 2633 ओबीसी जातियों को 5 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। बहुत ही कंटेंशियस इशू हो सकता है, क्योंकि उनके हिसाब से इन 5 कैटेगरीज को 2, 4, 6, 8 और 10% रिजर्वेशन मिलना चाहिए। लेकिन ये हमें वापस लेके आता है एक बहुत ही मूट क्वेश्चन पे कि क्या हमारे पास पुख्ता कास्ट सेंसस है, क्या हमारे पास नंबर्स हैं इन जातियों के, हमने किस तरीके से इनको बेसिस किया। जब जी रोहिणी कमीशन गई स्टेट्स में और बहुत लंबा चौड़ा उनके इतने एक्सटेंशंस हुए, जब लंबा चौड़ा इन्होंने पूरा भ्रमण करके स्टेट्स के साथ इंटरैक्शन किया, तब भी जो डेटा है वो मेरे ख्याल से इतना सेटिस्फैक्ट्री जिस पे उन्होंने बेसिस किया है वो नहीं हुआ है। अब बात आती है कि इंडिया अलायंस में ये क्यों सवाल उठा। ये इसलिए सवाल उठा, जैसे राजदीप ने भी कहा, कि कहीं ना कहीं इनको पता है कि हिंदुत्व को कैसे टैकल करने के लिए यहाँ पे ओबीसीज का जरूरी है इनका आंकलन होना। वहां पे क्योंकि वेस्ट बंगाल पे अभी फोकस आ जाता है, ममता बनर्जी ने इस डिमांड को अपोज क्यों किया? क्योंकि पंचायत इलेक्शंस जो कंक्लूड हुए वेस्ट बंगाल में, वहां पे बीजेपी ने, हंसराज अहीर का मेंशन किया राजदीप ने, वहां बीजेपी ने ये सवाल उठाया कि जो जातियां हैं वहां पे, कि एक हिंदू, सो कॉल्ड हिंदू डोमिनेटेड स्टेट में, डोमिनेंट स्टेट में मैक्सिमम जो स्टेट लिस्ट में जातियां हैं वो मुस्लिम कम्युनिटी की हैं। उनका ये इस तरफ ये इशारा था कि क्योंकि ममता बनर्जी का जो पूरी पॉलिटिक्स है वो मुस्लिम्स के ऊपर, मुस्लिम वोट के ऊपर निर्भर है, इसीलिए नंबर्स जो हैं वो ये हैं कि स्टेट लिस्ट में 61 हिंदू ओबीसी जाते हैं और 118 मुस्लिम ओबीसी जाते हैं। आज ही मैंने एक आर्टिकल किया है कि वेस्ट बंगाल ने अभी लेटेस्ट जो भेजा है प्रपोजल्स, वो 87 जातियों को सेंट्रल ओबीसी लिस्ट में इंक्लूड करने के लिए किया है।
जो हंसराज अहीर ने इनको वापस भेज दिया है कि आप हमें बताइए इसमें 87 में से 80 जातियां जो हैं वो मुस्लिम जातियां हैं, तो ये ऐसा क्यों किया है आपने, जो कि आपकी स्टेट, उनका ये जो फरवरी में ये गए, इन्होंने पूरा फील्ड विजिट्स किया और उनका ये मानना है कि ये जो रिजर्वेशन है वो हाईजैक हो गया है, ओबीसी रिजर्वेशन ममता बनर्जी की स्टेट में हाईजैक हो गया है, जो बांग्लादेशी इमिग्रेंट्स और रोहिंग्याज ने, उन्होंने ऑन रिकॉर्ड ये बोला था जून में कि रोहिंग्याज और बांग्लादेशी इमिग्रेंट्स ने ये हाईजैक कर लिया है। तो यहाँ पे घूम फिर के ये बात आ जाती है कि इंडिया अलायंस के अंदर भी कांग्रेस का भी अनीस दिख रहा है, क्योंकि कांग्रेस 2010 में 11 में जब सेंसस हुआ था, जब 2010 में प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह उठ के उन्होंने लोकसभा में मई 7, 2010 में ये बोला था, मैं कुछ एक फाइनल डिसीजन लूंगा इसके ऊपर कि हम इसको कास्ट सेंसस किया जाए। लेकिन उससे पहले और उसके आसपास फिर से पी चिदम्बरम, जो उस टाइम उनके होम मिनिस्टर रहते थे, उन्होंने ये स्टेटमेंट्स देनी शुरू कर दी थी कि बहुत मुश्किल है एससी एसटी के अलावा एक और कॉलम इंक्लूड करना। लेकिन फिर भी ये सेंसस हुआ और उसके बाद बिना रिलीज किए इसका डेटा, यूपीए हमारी सरकार बदल गई यहाँ पे और सेंटर में हमारी मतलब भाजपा की सरकार आई, लेकिन अनईज अभी भी दिखता है। जब कांग्रेस में 2021 में इन्होंने एक और पैनल फॉर्म किया, जब नीतीश लेके गए 11 पार्टीज को प्रधानमंत्री के पास कि वी शुड हैव अ कास्ट सेंसस, तब इन्होंने, कांग्रेस ने स्टैंड नहीं लिया। ममता बनर्जी ने उस टाइम एक इधर उधर का स्टैंड लिया था कि अगर कंसेंसस निकलता है तो हम करेंगे, लेकिन उस टाइम कांग्रेस ने स्टैंड नहीं लिया था। उस टाइम मोइली जी के अंडर एक पैनल बना दिया गया था, ये बोला गया था कि हम देखते हैं कि कास्ट सेंसस होना चाहिए कि नहीं। पर वो एक फर्क पड़ा है तब और अब में। देखिए, इट इज नो कोइंसिडेंस कि कांग्रेस के 4 मुख्यमंत्री हैं, 4 मुख्यमंत्रियों में से 3 अब ओबीसी हैं, सिद्धरामैया जी, भूपेश बघेल, अशोक गहलोत। इट इज नॉट अ कोइंसिडेंस, ये एक बदलाव है। ये कांग्रेस, बीजेपी आगे रही है इस रेस में, इस ओबीसी रेस में। अगर मैं नंबर देखूं आखिरी में, मैं आपको आंकड़े देखिए ना, आंकड़ों के हिसाब से जाइए। बीजेपी के 113 ओबीसी एमपीज हैं, 43 शेड्यूल ट्राइब और 53 शेड्यूल कास्ट, यानी 37.2% बीजेपी की लोकसभा एमपीज ओबीसी है, 14.1 एससी एंड 17.4 एससी। तो बीजेपी इसमें आगे रही है, कांग्रेस पीछे रही है। लेकिन कांग्रेस को पता है कि अगर आपको उत्तर भारत में डेंट करना है तो आपको इसमें बदलाव लाना पड़ेगा। ओबीसी पर बात हो गई। एक आखिर में मैं बात करना चाहता हूं, क्योंकि मुझे लगता है ये बहुत बड़ा विषय, आपने उसको उठाया था, निखिल ने भी उठाया, एंकर्स का जो ये बहिष्कार किया जा रहा है। एंड में मैं इतना ही कहूंगा, क्योंकि मैं शायद आप सब लोगों में से हिमांशु शायद मेरे उम्र के नजदीक है, लेकिन फिर भी मैं, और क्यों ऐसा कह रहे हैं आप? हाँ, लेकिन मैं आपसे बहुत दूर हूं। अच्छा, दूर है आप? 50 साल के हो गए कि नहीं? 50 हाफ सेंचुरी हुई कि नहीं? राजदीप और हिमांशु की छेड़खानी ऐसी चलती है जैसी हम उम्र लोगों की चलती है, तो अब मैं इससे ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा। नहीं, देखिए ऐसा नहीं, है। मैं बिल्कुल राजदीप जी की उम्र से बहुत दूर हूं। अच्छा, मैं आप दूर हैं। राजदीप जी के बेटे ईशान की उम्र के हैं। मैं अमित शाह जी के उम्र के बहुत नजदीक हूँ। उनका जन्म 64 में हुआ, मेरा 65 में। बस आप अमित शाह के और नजदीक हो जाएं तो खबरें और मिल जाए हम लोगों नहीं, को। वो हिमांशु नजदीक है, मैं उम्र में नजदीक हूँ। ऐसा है कि क्योंकि मैं इस प्रोफेशन में 35 साल से रहा हूँ, मैं बहुत डिप्रेस्ड हूँ, क्योंकि मुझे लगता है ये जो कैंसल कल्चर है, इस तरह के लिस्ट है ना, पॉलिटिकल पार्टीज पर को सोचना चाहिए क्या ये सही तरीका है आगे बढ़ने का। आप किसी से बात नहीं करना चाहते हो, ये आपका हक है, लोकतांत्रिक हक है, लेकिन लिस्ट करना ये बहुत ही डेंजरस है, मुझे लगता है प्रोफेशन के लिए। वहीं मैं कहूंगा हमारे जो पत्रकार है उनको भी सोचना चाहिए, आप किस तरह की नफरत की राजनीति करते हैं, किस तरह से एक दूसरे की टकराव की राजनीति करते हैं, कहां हम ले जा रहे हैं इस प्रोफेशन को। क्योंकि दिस वाज नॉट, मुझे एक बड़े नेता, आप कहते हैं ना हमें एक बहुत, मैं समझता हूं इस देश के सबसे बुजुर्ग नेता है, उन्होंने मुझे कहा, राजदीप आई डोंट क्या कहा मनमोहन सिंह जी ने आपसे? नहीं, मनमोहन सिंह जी नहीं, मनमोहन सिंह जी नहीं, वो अभी भी एक्टिव पॉलिटिशियन मैं कहूंगा, एक एक्टिव। मनमोहन सिंह जी एक्टिव है, राज्यसभा में नजर आए थे। नहीं, वो एक दिन के लिए नजर, देखिए अगर आप फिर से हल्केपन से ना अरे तो लीजिए। मैं हल्का से, सर आप मुझे डिजिटल के सब पत्रकारों को खूब हल्का कहते हैं, मुझे कोई नहीं, आप हल्केपन से ले रहे हैं, बड़ा हल्केपन से नहीं ले रहा हूं, मेरी क्यूरियोसिटी है, मुझे नाम बताइए, हिंट करिए। नहीं, उन्होंने मुझे आडवाणी जी कह रहे थे क्या? नहीं,
पर अडवाणी जी ने एक बार कहा था, आई लाइक टू गिव यू इंटरव्यू, क्योंकि आप वो सवाल पूछते हैं जो हमारे नॉर्मल बीजेपी के पत्रकार, जो हमारे बीट कवर करते नहीं पूछेंगे। के पत्रकार नहीं, जो बीट कवर करते, देखिए बीट कवर करने वाला पत्रकार ना कभी कभी पॉलिटिकल पार्टी के बड़े नजदीक आता है, लेकिन अगर मैं उनको पूछूं या किसी और से पूछूं और तीखे सवाल पूछूं, कई नेताओं को पसंद आता है। लेकिन इस सीनियर पॉलिटिशियन ने मुझे कहा, राजदीप आई हैव स्टॉप्ड वॉचिंग टीवी, कि मुझे ये जो टीवी न्यूज पर जिस तरह से आप करते हो ना, उससे मुझे लगता है कहीं ना कहीं आप लोग अपनी दिशाहीन हो गए हो। और उनकी बात मैंने सुनी और मुझे लगा उस बात में जोर है, वजन है। शरद भाऊ ने कहा था क्या? अब आप देखिए, मैं नाम नहीं लूंगा, प्राइवेट कॉन्वर्सेशन में किसी ने मुझे कहा और मैं उनकी बात को सीरियसली, गंभीरता से लेता हूं। दूसरी तरफ मुझे लगता है कि नेताओं ने भी सोचना चाहिए किस तरह से, और खास करके क्योंकि ये सोशल मीडिया का जमाना, ये सब केवल टीवी की वजह से नहीं हुआ। आप अपने इंडिया अलायंस के मित्रों को फिर ये बात कहिएगा। देखिए, मेरे मित्र सब तरफ है, मैं सबको कहता हूं कि आप इसे पर्सनलाइज मत करिए, बहुत पर्सनलाइज्ड हो गई है। एक तरफ से सूची बनेगी तो दूसरी तरफ हाँ, से नहीं, बनेगी। और ये भी चर्चा हो रही है कि सूची में फलाने का नाम क्यों नहीं है, ठिकाने का क्यों नहीं है, बात यही और देखिए आप सोशल मीडिया पर किस तरह की बातें होते हैं, आपके जो आईटी सेल्स है अलग अलग पार्टी के, किस तरह के पत्रकारों पर वो उनको टारगेट बनाते हैं, उन पर। इट इज नॉट डन, ये नहीं इस तरह से, अगर ये इट इज नॉट गुड फॉर अ हार्मोनियस रिलेशनशिप। नेता वैसे ही, बड़े नेता प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करते और हैं, इसीलिए नहीं, बड़े नेता प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करते। एक जमाने में वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे, तो आपको एक समय मिलता था उनको सवाल पूछने का। दूसरी तरफ ये आईटी यहाँ पे समाप्त होता है। नहीं, मेरा समय, इसलिए मैं कह रहा हूं कि प्लीज आप कुछ लल्लन टॉप के जरिए आप इस पर गंभीरता से एक सीरीज ऑफ प्रोग्राम्स करिए कि किस तरह से वी कैन रिस्टोर विश्वसनीयता जो मीडिया की है और हमारे नेताओं की जो इनटॉलरेंस है। अब आपने नेता इनटॉलरेंट बन गए हैं और हमारी क्रेडिबिलिटी गई। राजदीप जी, थैंक यू। हम खुद मीडिया हैं जी, हम खुद बिल्कुल एक है, संस्थान से जुड़े हुए हैं, तो या तो हम ऐसी बहस करें जिसमें पूरी ऑब्जेक्टिविटी हो और हम हर किसी को क्वेश्चन कर सकें, सब चीजें कह सकें प्लीज। पर जब आप खुद पार्टी हैं तब आपको जज बनने का हक नहीं है। ठीक है, ये सत्यता है जो मैं दर्शकों के सामने बोल रहा हूं। कौन जज कौन? भाई, हम इसमें कितनी फ्री और फेयर डिबेट करेंगे, इसमें हम कितने पक्षों की बात ले पाएंगे? आप या तो सारे एक्सट्रीम राइट विंगर्स, एक्सट्रीम लेफ्ट विंगर्स, एक्सट्रीम सेंटर विंगर्स सबको बिठाएं, सबसे चर्चा करें, पर ऐसा माहौल तो बचा ही नहीं है। सबने अपने अपने ध्रुव पकड़ लिए और हम भूल गए कि ध्रुवों पे जीवन नहीं पनपता है, जीवन विषुवत रेखा से ही इर्द गिर्द आगे बढ़ता है। तो ये लंबी चर्चा है, और जो हम लोग खुद मीडिया संस्थान है, तो ये बिल्कुल वैसा है कि एक हलवाई दूसरे हलवाई की लड्डू खा के कहेगी साहब इसकी गुणवत्ता। नहीं, सौरभ भाई, जैसे न्यूज हमारे जो ब्रॉडकास्टर्स हैं, वो उनकी स्टेटमेंट आई कि इमरजेंसी है। अरे भाई साहब, वो पत्रकार इमरजेंसी के जमाने में जिनको जेल जाना पड़ा क्योंकि उन्होंने स्वतंत्रता मीडिया के लिए लड़ाई लड़ी थी, इसलिए वो जेल चले गए। आज के पत्रकारों को उनसे मत जोड़िए प्लीज, ये प्लीज इसको इमरजेंसी माइंडसेट मत कहिए। और ये हर पार्टी से मैं ये थी राजदीप की आईटी सेल्स के लिए तैयार की गई 90 सेकंड की क्लिप्स। आप सभी पत्रकारों का बहुत बहुत शुक्रिया। सब पार्टियों से मैंने कहा, सब पार्टियों से, सब पार्टियों से। कांग्रेस के जमाने में इमरजेंसी हुई थी। पर मुझे बहुत खुशी है कि नेता नगरी के इस मंच पर सभी बुजुर्ग पत्रकारों को बोलने के पर्याप्त मौके मिलते हैं, और उन बुजुर्ग पत्रकारों के बुजुर्ग मित्रों को, जैसे हिमांशु को भी मौके मिलते हैं। जो समय बचता है वो हम, मौसमी और निधि आपस में बांट लेते हैं। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। जी हिमांशु। सौरभ, मैं एक बात कहना चाहता हूँ। उम्र पर मेरे एक चीज रह गई सौरभ, मैं दो चीज, बीजेपी ने ओबीसी को जोड़ने में एक बहुत बड़ा काम पिछले 1.5 साल से शुरू किया है। एक, मुस्लिम समाज में पसमंदाज को जोड़ने का। जी, ये दूसरा ये, और एक चीज और भारतीय जनता पार्टी इस चीज पे लगी है, कुछ ऐसी जातियां हैं, जो बात निधि भी कह रही थी, मौसमी भी कह रही थी, कि कहीं पे वो ओबीसीज में है, कहीं वो अपर कास्ट में आती हैं, जनरल कास्ट में आती हैं, उनको ओबीसीज में जोड़ने की शायद एक कवायद भारतीय जनता पार्टी कर सकती है, उनको लेकर बिल ला सकती है, या इस स्पेशल सेशन में या विंटर सेशन में। जैसे जाट है, गुजर हैं, इनको कैसे जो है ओबीसी में लाया जाए। जाट उत्तर प्रदेश और दिल्ली में ओबीसी में है, लेकिन राजस्थान में और हरियाणा में वो अपर कास्ट में है। तो सेंटर लिस्ट में अगर ला दिया जाएगा तो उसके पास स्टेट के ऊपर डिपेंड करता है कि वो
उनको ओबीसीज में ले या ना ले, सेंटर की तरफ से ये हो जाएगा। और उत्तर प्रदेश के 17 और 22 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने इसको लेकर वादा किया था कि हम सेंटर की लिस्ट में जाटों को जो है वो ओबीसीज की कैटेगरी में लाएंगे। एक चीज मैं जाते जाते, हम सब बात कर रहे थे एंकर्स की जिनको बैन किया गया है, जर्नलिस्टों को, तो मेरे को एक घटना याद आती है 2015 की। एक चैनल ने ललित गेट को लेकर काफी कुछ किया, सुषमा स्वराज के खिलाफ मोर्चा खोल दिया था, वसुंधरा राजे के खिलाफ, तो भारतीय जनता पार्टी ने उस चैनल को बैन कर दिया था। और तब उस चैनल के जो एडिटर हैं, वो अब एक चैनल के मालिक हैं, उनको बैन कर दिया। और अरुण जेटली जो तब वित्त मंत्री थे तत्कालीन, उन्होंने उस एडिटर को जो है अपने यहाँ लंच पे बुला लिया था। और उस लंच की खबर जब पता चली बीजेपी मीडिया सेल को, तो उन्होंने अरुण जी को ऑब्जेक्शन किया कि जिस चैनल को हमने बैन किया हुआ है, आपने इनको लंच पे क्यों बुला लिया। अरुण जी का रिस्पॉन्स क्या था? अरुण जी ने कहा कि मुझे ध्यान नहीं रहा, लेकिन ये मेरा व्यक्तिगत उनसे जो है संबंध है, इसलिए मैं, उन्होंने कहा नहीं, व्यक्तिगत कुछ नहीं होता है, क्योंकि पार्टी ने बैन किया है, तो ऐसे में एक गलत संदेश जाता है। लेकिन अरुण जेटली, हिमांशु जी, अरुण जेटली और मेरे पुराने दोस्त प्रमोद महाजन थे, उन जैसे नेता बहुत कम रह गए हैं जिन्होंने जिनके साथ आप तकरार कर सकते थे, सवाल पूछ सकते थे, लेकिन कभी नहीं है कि बीएसपी ने भी अपने प्रवक्ताओं की सूची लंबे समय तक जारी नहीं की थी सौरभ जी। मुझे लगता है पिछले साल उन्होंने पहली बार जो है अपने टीवी पैनलिस्ट की सूची जारी की इतिहास में, अगर देखें तो 2007 के बाद उन्होंने कभी नहीं किया। और उनके एक विचारक के रूप में आते थे सुदीन भदौरिया और एक वो आते रहे, बीएसपी का नहीं है। तो ये जो बात ये है कि टीवी ने भी कई नेताओं का करियर बना दिया, ये एक लंबी बहस है। हमने ओबीसी पर इतनी चर्चा की, आप मुझे बताइए रिजर्वेशन किस लेवल पर जाएगा? 50% का सुप्रीम कोर्ट का लिमिट है कितना इस देश में? क्या हम 70-80% तक रिजर्वेशन लेकर जाने वाले हैं? इस पर भी एक गंभीरता से आप डिबेट जरूर करवाइए लंदन टॉप में। थैंक यू। नेता नगरी का यह सत्र यहीं समाप्त होता है। सभी साथियों का बहुत शुक्रिया। बढ़ते हैं अगले पड़ाव की तरफ। भारतीय राजनीति के संदर्भ में आंध्र प्रदेश का जिक्र कब आता है? आंध्र प्रदेश का जिक्र आता है जब भाषा का आधार पर राज्यों के पुनर्गठन की मांग का जिक्र आता है। हम जब भी पूर्व प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव के पॉलिटिकल करियर की बात करते हैं, तब भी इस सूबे पर बात होती है। और 80 के दशक से तो ये कांग्रेस के विरोध की राजनीति के एक मजबूत मोर्चे में तब्दील हो गया था। साल 1983 का था जब एनटीआर के नेतृत्व में इस राज्य में कांग्रेस को बुरी तरह ध्वस्त कर दिया गया था। और इसी के एक बरस भीतर से ही एनटीआर के दामाद और टैक्स सेवी चंद्रबाबू नायडू का जिक्र होना शुरू हो गया था राजनीतिक गलियारों में। चंद्रबाबू नायडू जो अपने ससुर को हटाकर एक पारिवारिक राजनीतिक तख्ता पलटकर सत्ता के केंद्र में आए, कई दफा मुख्यमंत्री रहे, संयुक्त मोर्चे की सरकार रही हो या एनडीए की सरकार, उनका मत महत्वपूर्ण रहा। लेकिन अभी वो खबरों में है क्योंकि बीते 9 सितंबर को 371 करोड़ रुपए के स्किल डेवलपमेंट घोटाले के आरोप में उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। चंद्रबाबू नायडू की पार्टी टीडीपी के लोग इल्ज़ाम लगा रहे हैं आंध्र के मौजूदा मुख्यमंत्री और वाईएसआरसीपी के मुखिया जगन रेड्डी पर। तो राजनीति क्या है आंध्र प्रदेश की और इसका दिल्ली के दरबार पर किस तरह का असर पड़ेगा? क्योंकि पवन कल्याण, सिने स्टार और आंध्र प्रदेश के एक और नेता जब चंद्रबाबू नायडू से मिलकर जेल से लौटते हैं तो पहला बयान यही आता है कि हम उनके साथ हैं और उम्मीद करते हैं कि बीजेपी भी हमारे साथ आएगी। इससे पहले चंद्रबाबू नायडू की अमित शाह से दिल्ली में मुलाकात हुई थी, जिसके बारे में खबरें सूत्रों के हवाले से आई थी, पर किसी पुख्ता गठबंधन का ऐलान नहीं हुआ था। बात ये भी चलती रही कि किस तरह से जगन रेड्डी लगातार एनडीए सरकार को बिना सक्रिय रूप से शामिल हुए मतों के सहारे समर्थन देते रहे हैं। तो बीजेपी ये देख रही है कि उसे किसके पाले में जाना चाहिए, फौरी तौर पर कौन दोस्त है कौन दुश्मन है। चंद्रबाबू नायडू अपनी राजनीतिक विरासत बचाने के लिए लड़ रहे हैं और जगन रेड्डी सत्ता पर अपनी पकड़ को मजबूत करने के लिए। आंध्र प्रदेश की राजनीति के बारे में
और उसके नेशनल पॉलिटिक्स पर इम्पैक्ट के बारे में बात करने के लिए इस सत्र में हमारे साथ जो मेहमान हैं आपका उनसे परिचय करवा देते हैं। हमारे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार टी.एस. सुधीर जी। सुधीर सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका एक बार फिर से नेता नगरी में। इसके अलावा हमारे साथ हैं तेजस्विनी पगादला, जो पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं और इन्होंने चंद्रबाबू नायडू पर इंडियाज ग्लोबल लीडर नाम से किताब भी लिखी है। तेजस्विनी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। टी.एस. सुधीर सर, कब से इस गिरफ्तारी की तैयारी चल रही थी? इसकी टाइमिंग, G20 का उत्सव, जगन रेड्डी का विदेश में होना और अब टीडीपी का मोर्चा खोलना, बताइए। जब से जगनमोहन रेड्डी सत्ता में आए थे 2019 में, तब से वे ये इल्जाम लगा रहे हैं कि 2014 और 19 के बीच में तेलुगु देशम की जब सरकार थी तब काफी घोटाले हुए, और एक तरह से उन्होंने तब से कहा था कि इसमें हम किसी न किसी तरीके से तेलुगु देशम के जितने भी नेता हैं उनको घेरे में लेंगे। तो अगर तैयारी की बात करें तो पिछले 4.5 साल से तैयारी चल रही है किसी न किसी केस में, चंद्रबाबू नायडू हो, नारा लोकेश हो या कोई भी तेलुगु देशम के नेता हो, उनको घेरे में लेने के लिए। अब जहां तक इस मामले का सवाल है, ये केस तकरीबन 2016 के दौरान का है, जब चंद्रबाबू नायडू मुख्यमंत्री थे। केस के डिटेल्स में ना जाते हुए बेसिकली इसके पॉलिटिकल रैमिफिकेशंस के बारे में मैं बात करूं तो बेसिकली अभी 8 महीने का समय है अगले चुनाव के लिए। असेंबली चुनाव, विधानसभा के चुनाव और लोकसभा के चुनाव एक साथ होने हैं अप्रैल के महीने में आंध्र प्रदेश में। तो एक तरह से ये प्रेशर बन जाता है, क्योंकि अब तेलुगु देशम का पूरा ध्यान इस पूरे लीगल केस पर है, इस पूरी कानूनी प्रक्रिया पर है कि किसी ना किसी तरह से चंद्रबाबू नायडू को राजमुंद्री जेल से बाहर निकाला कैसे जाए, और इसका असर ऑब्वियसली विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव पर डायरेक्टली पड़ेगा। दूसरी बात ये आती है इसमें पूरा भाजपा का जो जितना भी रोल रहा है। आपने अपने इंट्रोडक्शन में बात की कि चंद्रबाबू नायडू दिल्ली गए थे, जेपी नड्डा से मुलाकात की, अमित शाह से मुलाकात की, लेकिन किसी तरह के संबंधों के बारे में बातचीत आगे नहीं बढ़ी। नाउ चंद्रबाबू नायडू ने राजनीतिक तौर पर अगर उनके नजरिए से देखें तो काफी एक अहम डिसीजन लिया था 2018 में, जब वे एनडीए से बाहर आ गए थे स्पेशल कैटेगरी स्टेटस के मुद्दे पर। उनका मानना था कि एनडीए सरकार को स्पेशल कैटेगरी स्टेटस आंध्र प्रदेश को देना चाहिए, जो कि भाजपा तैयार नहीं थी देने के लिए। तो उस मुद्दे पर वे एनडीए से बाहर आ गए थे, और काफी बड़ा कदम उन्होंने ये उठाया कि उन्होंने कांग्रेस के साथ हाथ जोड़ लिए, और तेलुगु देशम जो कि एक एंटी कांग्रेस प्लैंक पर फॉर्मेशन हुआ था एनटी रामाराव द्वारा 1983 में, तो उसके चलते ये काफी सरप्राइजिंग डेवलपमेंट था। लेकिन चूंकि 2019 में नायडू की हार हुई आंध्र प्रदेश में, सेंटर में भी भाजपा वापस आई, उसके बाद से ही चंद्रबाबू नायडू एक तरह से ना ऑपोजिशन के साथ रह सकते हैं ना एनडीए के साथ रह सकते हैं। उन्होंने फिर से दोस्ती करने की कोशिश की है, लेकिन चूंकि जगनमोहन रेड्डी एक तरह से एनडीए में ना होते हुए भी एनडीए का समर्थन हर मुद्दे पर करते हैं जब भी वोटों की जरूरत पड़ती है, खासतौर से राज्यसभा में, तो वो एक तरह से जैसे मैंने लिखा था कि ही इज मोर एनडीए देन एनी ऑफ द एनडीए पार्टनर्स। तो भाजपा का मानना है कि जगनमोहन रेड्डी हैज बीन मोर फ्रेंडली टुवर्ड्स देम देन चंद्रबाबू नायडू हैज बीन गिवन द 2018-19 एक्सपीरियंस। और आज की तारीख में, और मैं इस बात को अंडरलाइन करता हूं आज की तारीख में, क्योंकि अगले 5-6 महीने में बहुत कुछ बदल सकता है। आज की तारीख में भाजपा को यह लगता है कि जगनमोहन रेड्डी की वाईएसआरसीपी पार्टी तेलुगु देशम पार्टी से आगे है इन टर्म्स ऑफ एबिलिटी टू विन द नेक्स्ट इलेक्शन। तो उनका मानना है कि जगनमोहन रेड्डी के को ही एक तरह से उनका सपोर्ट उनको रहे, इनका भी एक तरह से टैसिव सपोर्ट रहे, तो गाड़ी आगे चल सकती है। भाजपा का खुद का कोई स्ट्रेंथ नहीं है आंध्र प्रदेश में। आंध्र प्रदेश में भाजपा कोई उम्मीद नहीं लगा सकती कि वो एक भी सीट जीतेगी अपने दम पर, लेकिन जो भी आंध्र प्रदेश से सीटें जीतेगा, वो वाईएसआरसीपी हो या जनसेना हो या तेलुगु देशम हो, ये तीनों ही पार्टी है काफी सरप्राइजिंग स्टेट है। और मुझे लगता है कि पूरे देश में एक अकेला एक ऐसा स्टेट है जहां पर जितनी भी रीजनल पार्टीज हैं वो सभी के सभी भाजपा को सेंटर में सपोर्ट करें। सुधीर साहब, मैं आई एम वेरी सरप्राइज, क्योंकि बीजेपी तो 2014 के बाद से अपने आप को बहुत एग्रेसिवली पूरे देश में एक्सपेंड कर रही है, कोई वॉक ओवर नहीं दे रही है। बंगाल हो, उड़ीसा हो, बगल में तेलंगाना है जो कभी आंध्र प्रदेश का हिस्सा रहा करता था। फिर आंध्र प्रदेश में इस तरीके से मतलब पार्टी बिल्कुल ढेर नजर आ रही है। 0 सीटें आई थी विधानसभा में, पिछले लोकसभा में 0 सीटें आई थी। तो इतनी बुरी हालत की वजह क्या है?
बेसिकली अगर ये दोनों नेशनल पार्टीज की हम बात करें, कांग्रेस और भाजपा, कांग्रेस भी जीरो पर है, दोनों ही नेशनल पार्टीज आंध्र प्रदेश में जीरो पर है, जहां पर एक समय पर वाइस राजशेखर रेड्डी के नेतृत्व में 2004 में 29 लोकसभा सीट, 29 लोकसभा सीटें जीती थी और 2009 में 33 लोकसभा सीटें जीती थी। तो एक तरह से आंध्र प्रदेश हैड प्लेड अ वेरी सिग्निफिकेंट रोल इन ब्रिंगिंग द कांग्रेस एंड द यूपीए टू पावर इन 2004 एंड 2009। लेकिन आज की तारीख में जब से वो बाइफर्केशन हुआ है, कांग्रेस हैज बीन रिड्यूस्ड टू जीरो, क्योंकि आंध्र प्रदेश के लोग एक तरह से कांग्रेस को माफ करने के लिए तैयार नहीं है कि उन्होंने स्टेट का बंटवारा किया और स्टेट के बंटवारे के बाद आंध्र प्रदेश हैज बीन लेफ्ट, कोई राजधानी नहीं है, अमरावती राजधानी है नाम के वास्ते, लेकिन चूंकि जगनमोहन रेड्डी कैपिटल को शिफ्ट करना चाहते हैं, 3 राजधानियों का निर्माण करना चाहते हैं, तो एक तरह से काफी कंफ्यूजन है। चंद्रबाबू नायडू जब वो मुख्यमंत्री थे 5 साल के लिए, वो अमरावती को ही आगे डेवलप करना चाहते थे, लेकिन उसके लिए उतनी राशि उनके पास उपलब्ध नहीं थी। दूसरी बात आती है भाजपा की। ना भाजपा आल्सो वाज सपोज्ड टू गिव द स्पेशल कैटेगरी स्टेटस व्हिच वाज अ प्रॉमिस मेड ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस बाय द देन प्राइम मिनिस्टर डॉक्टर मनमोहन सिंह, लेकिन भाजपा ने उस प्रॉमिस को फुलफिल नहीं किया। उनका मानना था कि स्पेशल कैटेगरी स्टेटस के लिए ये डिमांड ठीक नहीं है और इसके लिए उन्होंने एक स्पेशल पैकेज को एक तरह से ऑफर किया कि हम स्पेशल पैकेज देंगे, उसमें भी काफी राशि मिलेगी, लेकिन स्पेशल कैटेगरी स्टेटस एक तरह से एक इमोशनल इश्यू बन गया था। आज की तारीख में शायद उतना इमोशनल इश्यू ना रहे, लेकिन 2014 में, 2019 में, खासतौर से 2019 में जब भाजपा की कोई सीटें नहीं मिली आंध्र प्रदेश, रेसिड्यूरी स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश में, मेन मुद्दा यही रहा कि अब भाजपा को वोट करके फायदा क्या, क्योंकि उन्होंने किसी भी तरह से आंध्र प्रदेश की स्पेशल कैटेगरी स्टेटस में मदद नहीं की। तो ये एक बड़ा मुद्दा रहा है। दूसरी बात यह कि लोकल लीडरशिप ऑफ द बीजेपी ज्यादा कुछ स्ट्रांग नहीं है। अभी उन्होंने एनटीआर की बेटी पुरंदेश्वरी को अपना अध्यक्ष बनाया है, लेकिन एक तरह से उन्होंने जनसेना के साथ तालमेल किया इस उम्मीद में कि कापू कम्युनिटी को एक तरह से दे कैन कंसोलिडेट बिहाइंड देम, क्योंकि रेड्डी कम्युनिटी इज लार्जली विद वाईएसआर कांग्रेस पार्टी, द कम्मा कम्युनिटी इज लार्जली विद द तेलुगु देशम। तो कापू कम्युनिटी को वो करने की कोशिश की। तो कास्ट बेस्ड पॉलिटिक्स की थोड़ी सी चेष्टा की है भाजपा ने, लेकिन किसी भी तरह से वो ज्यादा सफल नहीं हुए हैं आंध्र प्रदेश की राजनीति में। सुधीर सर, जो लोग आंध्र की राजनीति के लिए कास्ट अरिथमेटिक के पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल नए हैं, कैन यू एक्सप्लेन देम इन ब्रीफ कि वहाँ की डोमिनेंट प्रेजेंट कास्ट क्या हैं और कौन से समुदाय हैं जिनको अलग अलग नेता रिप्रेजेंट करते हैं, फॉर द स्टार्टर्स? For very long, Congress was seen as a Reddy dominant party. जब United आंध्र प्रदेश था, तेलंगाना आंध्र प्रदेश combined में, it was seen as a Reddy dominant party. तो उसके चलते Reddy community would always back the Congress party. जब एनटी रामाराव ने तेलुगु देशम की स्थापना की, that was seen to have the support of his caste, which is the Kamma community, which is also another rich and politically dominant community in Andhra Pradesh. तो काफी साल एस्टिमेट क्या है इनकी, परसेंटेज क्या है इन लोगों की पॉपुलेशन? दोनों की परसेंटेज इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज नंबर्स बोथ आर बिलो 10%, अराउंड 6%, 8% काइंड ऑफ परसेंटेज इज व्हाट इज बोथ ऑफ द रेड्डीज एज वेल एज द कम्मा कम्युनिटी। लेकिन उनका पॉलिटिकल डोमिनेंस काफी बड़ा है, क्योंकि कम्मास हैव आल्सो डोमिनेटेड द फिल्म इंडस्ट्री, क्योंकि फिल्म इंडस्ट्री से भी काफी लोग राजनीति में आए हैं आंध्र प्रदेश में। लैंडेड कम्युनिटी रही है, स्पेशली द रेड्डी कम्युनिटी। तो एक तरह से जहां तक पैसे का मामला है, जहां तक पॉलिटिकल डोमिनेंस एंड जनरल एफ्लुएंस इन सोसाइटी का सवाल है, वहां पर बोथ द रेड्डीज एंड द कम्मा कम्युनिटीज आर वेरी स्ट्रांग। Now the third significant community, which is almost 24% of Andhra Pradesh population, is the Kapu community, जिसके की सबसे प्रमुख रिप्रेजेंटेटिव रहे हैं जहां तक फिल्म इंडस्ट्री का सवाल है, चिरंजीवी और अब उनके भाई पवन कल्याण। लेकिन कापू कम्युनिटी को हमेशा लगा कि पॉलिटिकल पावर हैज ऑलवेज रिमेन्ड विद ईदर द रेड्डीज अंडर कांग्रेस एंड विद द कम्मास अंडर द तेलुगु देशम। लार्जली स्पीकिंग, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि कांग्रेस में कोई कम्मास नहीं है या तेलुगु देशम में कोई रेड्डी लीडर्स नहीं है, बट द डोमिनेंट लीडरशिप इज विद दीज टू कम्युनिटीज। तो उनको लगता था कि उनके पास पॉलिटिकल सत्ता नहीं है, तो इसीलिए चिरंजीवी ने कोशिश की 2009 में कि वो अपनी पॉलिटिकल पार्टी बनाए, प्रजा राज्यम, लेकिन उसकी कुछ ज्यादा सीटें नहीं आई। हालांकि उनको तकरीबन, जहां तक मुझे याद है, तकरीबन 18% कुछ वोट शेयर मिला था, लेकिन he could not get more than 15 to 18 odd seats in the assembly, and eventually by 2011 चिरंजीवी ने मर्ज कर लिया कांग्रेस पार्टी के साथ और वो यूनियन मिनिस्टर बन गए टूरिज्म के लिए 2014 तक, और अब चिरंजीवी पूरी तरह से राजनीति से बाहर हैं।
पवन कल्याण की कोशिश है कि वो कापू कम्युनिटी को अपने पीछे एक तरह से कंसोलिडेट करें, एंड सो दैट बिकम्स एन इन्फ्लुएंशियल वॉइस इन दी पॉलिटिक्स ऑफ आंध्र प्रदेश। प्रॉब्लम ये आई क्योंकि 2019 में पूरी तरह से वोट बिखर गया था बिटवीन द टीडीपी एंड द वाईएसआर कांग्रेस एंड दी जनसेना। उन्होंने खुद लड़ा था, तो हालांकि टीडीपी के 39% वोट आए थे, 39%, लेकिन उनकी vote share to seat conversion was very poor. They could win only 23 seats. Yes. The YSR Congress won 49% of the vote, but that translated to a whopping 151 seats. The Janasena won 6% of the vote, but it could win only 1 assembly seat and 0 Lok Sabha seats. And Pawan Kalyan, in fact, दोनों assembly क्षेत्रों से खुद ही हार गए थे, तो उनके लिए काफी धक्का था। तो ये जो कल का जो निर्णय आया है कि मैं तेलुगु देशम के साथ लड़ूंगा और मैं उम्मीद करता हूं कि भाजपा भी हमारा समर्थन करेगी, ये इसलिए है क्योंकि पवन कल्याण ने ये रियलाइज किया है कि वो अगेन अकेले लड़ते हैं। 2014 में उन्होंने पार्टी तो फॉर्म कर ली थी, लेकिन वो चुनाव नहीं लड़े थे। उन्होंने भाजपा और तेलुगु देशम का समर्थन किया था। 2019 में वे अलग से लड़े, लेकिन उनके सिर्फ एक असेंबली सीट आई। तो अभी की तारीख में उनका ये मानना है कि अगर वो फिर से अकेले लड़ते हैं तो ये 2019 जैसा मामला हो जाएगा। और ये दूसरी बात ये भी है कि the film industry and the political industry is very closely interlinked, और चूंकि पवन कल्याण एक्टिवली फिल्म्स में भी अपनी भूमिका निभा रहे हैं, एक प्रॉब्लम दूसरी ये भी है कि अगर इस चुनाव में वो अपना कुछ दबदबा नहीं दिखा पाते हैं तो प्रॉब्लम ये होगी कि उनकी फिल्मों का रिलीज करना भी उनके लिए काफी मुश्किल हो जाएगा। तो उनका राजनीतिक करियर और फिल्मी करियर दोनों के लिए ये 2024 के चुनाव, असेंबली और लोकसभा के चुनाव काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि जिस तरह की राजनीति है, देयर इज नो लव लॉस्ट बिटवीन द वाईएसआर कांग्रेस पार्टी एंड पवन कल्याण। काफी पर्सनल पॉट शॉट्स लिए जाते हैं दोनों की तरफ से। तो अगर वो राजनीति में किसी तरह का अपना स्टैंड नहीं ले पाते, अपना परफॉर्मेंस नहीं दिखा पाते 2024 में, तो हो सकता है कि आगे चलकर उनकी फिल्मों का भी आंध्र प्रदेश के टेरिटरीज में रिलीज करना भी उनके लिए काफी मुश्किलें हो सकती हैं। तो इन सब के चलते 2024 का चुनाव काफी महत्वपूर्ण है, काफी इंटरेस्टिंग है। चंद्रबाबू नायडू के लिए ऑब्वियसली थोड़ी सी मुश्किलें आ गई हैं, क्योंकि उनको अभी गिरफ्तार किया गया है, लीगल केसेस उनको फेस करने पड़ेंगे। लेकिन जनसेना एंड चंद्रबाबू नायडू, एटलीस्ट ऑन पेपर, इट इज अ स्ट्रॉन्ग कॉम्बिनेशन। प्रॉब्लम, दिक्कत ये आएगी कि क्या वोट ट्रांसफर इफेक्टिवली हो पाएगा बिटवीन द कार्डर ऑफ द टू पार्टीज। क्या तेलुगु देशम की कार्डर जनसेना के कैंडिडेट के उम्मीदवार को उस सीट पर वोट शेयर ट्रांसफर करेगी या नहीं, एंड वाइसी वर्सा। इस पर निर्भर करेगा वेदर दे आर एबल टू माउंट अ सिग्निफिकेंट चैलेंज। जहां तक वाईएसआरसीपी का सवाल है, उनका जो वेलफेयर एजेंडा, जो डोल्स का जो पूरा एक स्कीम्स जगन हैज कंटिन्यूड, एंड द क्रिटिसिज्म इज दैट उनका पूरा फोकस डेवलपमेंट पे नहीं रहता, सिर्फ वेलफेयर एजेंडा पर रहता है। उसके चलते एक फायदा जो वाईएसआर कांग्रेस का हुआ है, दैट देयर इज अ वेरी लॉयल वोट बैंक व्हिच विल वोट फॉर वाईएसआर कांग्रेस, एटलीस्ट दैट्स व्हाट द वाईएसआर कांग्रेस फील्स। एंड उसमें डेंट करने के लिए TDP and Janasena will have to come up with a different narrative. सिर्फ वाईएसआर के अगेंस्ट एक नेगेटिव वोट के भरोसे नहीं रह सकते। एक लास्ट बात सौरभ मैं और आपको बताना चाहूंगा कि वाईएसआर कांग्रेस के सूत्रों से पता चला है कि अगर बाय चांस चंद्रबाबू नायडू को इस पर्टिकुलर केस में, स्किल डेवलपमेंट वाले केस में, अगर उनको बेल मिल जाती है, तो 2 और ऐसे केस हैं जिनमें कि वे उनको लपेटे में लेना चाहते हैं। Now, I am not so sure whether that's a very sensible decision. See, Chandrababu Naidu, 73 years old, even if you ignore his age, there is considerable amount of respect for Chandrababu Naidu within Andhra Pradesh, within the consolidated state of Andhra Pradesh also, Telangana as well as Andhra Pradesh, for all that he has done for the state, especially like a city in Hyderabad. तो अगर उनके अगेंस्ट एक तरह से विंडिक्टिव एटीट्यूड, एक वेंडेटा के तहत उनके पीछे अगर जगनमोहन रेड्डी की सरकार पड़ती रही, एक केस में बेल मिला तो दूसरे केस में हम गिरफ्तार करेंगे, दूसरे केस में बेल मिला तो हम तीसरे केस में गिरफ्तार करेंगे, अगर ये चलता रहा तो पूरी तरह से नैरेटिव बदल सकता है, पूरी तरह से पब्लिक परसेप्शन भी बदल सकता है। तो एक तरह से जो पॉलिटिक्स इन आंध्र प्रदेश है, इट इज काइंड ऑफ वॉकिंग ऑन अ वेरी रेजर्स एज। काफी ध्यान से दोनों साइड्स को अपनी रणनीति बनानी पड़ेगी, क्योंकि अगर एक छोटी सी भी गलती हो जाए, पब्लिक परसेप्शन कैन गो कंप्लीटली अगेंस्ट। थैंक यू सुनील साहब। आई विल कम बैक टू यू। तेजस्विनी, चंद्रबाबू नायडू, क्या उनके पॉलिटिकल क्रेडेंशियल्स हैं जो स्टेक पर हैं? क्या स्ट्रेटजी दिख रही है आपको टीडीपी के खेमे में? और द मैन, द लेजेंड कॉल चंद्रबाबू नायडू, उनके
क्या गुण अवगुण हैं जिनकी बहुत चर्चा होती है पॉलिटिकल स्फेयर में? So, as you know, Pele Chandrababu Naidu is one of India's tallest leaders. Policy-wise, अगर देखें तो या in terms of his politics, in terms of political network and political friends across India, उनका जो network है, it's a very strong network. It's not a network of vindictive politics. Which he has shown, and if you go through the alliances he's built over the years during his chief ministership and even before that, it is very clear that he is someone who gives a lot of importance to others' opinions also when you are in an alliance. For example, NDA had that when for the 2014 elections, jab BJP, TDP and Janasena contested together, they had that sort of space. So not just that, even before, even in United Andhra Pradesh, it was the same when Vajpayee was there, and we are all aware of Vajpayee and Chandrababu Naidu's relationship and how dearly that led to, for example, the National IT Task Force and the telecom policy or the open skies policies and all of that. So it's not just about he being a state leader. He's also one of the modern makers of India, I believe. And that example is very clear with Hyderabad. So the reason he talks about Hyderabad very consistently is because of the development that is currently reaping fruits for Telangana as a state. अच्छा, ये बताइए तेजस्विनी, आपने ये सारी चीज़ें बताई, देन व्हाट वेंट रॉन्ग? क्या इनकी पॉलिटिकल मिसकैलकुलेशन रही थी जिसमें इन्होंने 2018 में ये अनाउंसमेंट किया कि नाउ वी आर नॉट विद एनडीए, वी आर नॉट विद नरेंद्र मोदी, और उसके बाद अभी वो वापस उसी दरवाजे पे खड़े हुए हैं? मिसकैलकुलेशन क्या रही है? So I think he's been very clear after he came out of NDA ki, there has been a mistake in understanding that we could go alone, and I think it was very clear with the 2019 result that once they walked out of NDA, but the reason they walked out was very clear also, because AP's bifurcation promises, a lot of them were not fulfilled by the center, which was agreed upon. And second thing was the special category status, which was denied for Andhra Pradesh. So these were primarily the reasons why the TDP walked out of NDA. But these reasons are still very much there. Yes. So on the other hand, there is also a realization, I think, within the TDP that when a party with that one absolute majority like the BJP in 2019, it is difficult to walk out and not calculate the political implications on the state, especially when the leadership at the center or the politics that are being done currently across India are very different in approach compared to the time when BJP had Vajpayee heading it. Yeah. अच्छा, कोई इस तरीके का ऑफर भी आया कि ये, या टीडीपी में इस तरह के डिस्कशन हुए कि इंडिया अलायंस में जाएं या बीजेपी के साथ रहें या अपना इंडिपेंडेंट स्टांस मजबूत करके रखें? As of now, I think they are still calculating which road to take and which alliance to join. As you know, and as I've said before, that they have friends across India. So it will only probably be clear once we are closer to the election, because I think there are 8 months more. So, and are they going to project Nara Lokesh as their main election face, or they will bank on Chandrababu Naidu? As of now, I think Chandrababu Naidu is still the face, and the party is very clear with that stand. Yes, Lokesh is being, groomed right now, but as of now, I think Chandrababu Naidu is the face of the party, right, and there is no doubt about that. Okay, Sudhir साहब, हाँ, one last thing, मैं ये जानना चाहता हूँ, being a political student from the Indo-Gangetic plain, तेलंगाना की पॉलिटिक्स का आंध्र की पॉलिटिक्स पर कितना असर पड़ता है? हमने देखा कि जगन की बहन शर्मिला वहाँ पे अपना फ्रंट शुरू करती हैं, फिर कांग्रेस के साथ उनकी नज़दीकियों की खबर आती है,
टीआरएस अपने आप को बीआरएस में कन्वर्ट करती है, जाहिर सी बात है वो सबसे पहले अपने आप को महाराष्ट्र में, जो उनका एडजॉइनिंग स्टेट है, या फिर आंध्र प्रदेश में जो कि तेलुगु भाषी राज्य है, वहाँ पर एक्सपेंड करने की कोशिश करेंगे। क्या इम्प्लीकेशंस रहते हैं दोनों ही तरफ से, आंध्र प्रदेश के लोगों के लिए तेलंगाना एंड तेलंगाना, क्योंकि दो हैं तो रीजनल प्लेयर, तेलुगु भाषी हैं, तो आवाजाही तो रहती ही होगी। नॉट रियली, एक्सेप्ट जो थोड़े से नेबरिंग डिस्ट्रिक्ट्स हैं जैसे खम्मम हो और नलगोंडा के कुछ क्षेत्र जो कि आंध्र प्रदेश के बॉर्डरिंग हो, इवन महबूब नगर जो कि कर्नूल के ज्वाइनिंग है, इतना कुछ असर नहीं पड़ेगा। राजनीति के मामले में तेलंगाना की राजनीति पिछले 9 साल में काफी अलग तरीके से डेवलप हुई है, आंध्र प्रदेश की राजनीति काफी अलग तरीके से डेवलप हुई है। अगर आंध्र प्रदेश की राजनीति की बात करूं तो आई थिंक इट इज मच मोर विशियस than the politics of तेलंगाना, जहां पर एक रीजनल पार्टी हैज कंसोलिडेटेड इटसेल्फ इन द लास्ट 9 years। तो एक तरह से तेलंगाना राष्ट्र समिति जो कि अभी भारत राष्ट्र समिति है, एक तरह से उसने अपने आप को कंसोलिडेट किया है, एंड द टू नेशनल पार्टीज कांग्रेस एंड द बीजेपी आर ट्राइंग टू इमर्ज एज ए ऑपोजिशन। जहां तक आंध्र प्रदेश का सवाल है, वहां पे दोनों ही नेशनल पार्टीज एक तरह से जीरो हैं और 3 रीजनल पार्टीज आर वाइंग फॉर कंपटीशन। तो एक तरह से जो पूरा जो थिएटर ऑफ पॉलिटिक्स है, ये दोनों ही राज्यों में अलग अलग किस्म के खिलाड़ी हैं, एंड बेसिकली दे आर ऑल रीजनल प्लेयर्स, लेकिन वहां पर रीजनल प्लेयर्स आर वाइंग फॉर कंपटीशन। यहाँ पर 1 रीजनल प्लेयर इज अप अगेंस्ट 2 डिफरेंट नेशनल पार्टीज। तो इतना कुछ ज्यादा असर नहीं है। शुरू के टाइम में केसीआर और जगनमोहन रेड्डी में काफी दोस्ती थी, उसके बाद एटलीस्ट इन द लास्ट फ्यू इयर्स नॉट सो थिक फ्रेंड्स, क्योंकि जगनमोहन रेड्डी एक तरह से भाजपा के करीब माने जाते हैं, सपोर्टिंग द बीजेपी ऑन डिफरेंट इश्यूज। एंड जहां तक केसीआर का सवाल है, एटलीस्ट इन द लास्ट 2 years he has taken a very strident anti BJP position। and one quick word since you mentioned तेलंगाना, और इसका एक तरह से नेगेटिव असर पड़ रहा है भारत बीआरएस के लिए तेलंगाना में, क्योंकि जितना ज्यादा एक तरह से टैसिट अंडरस्टैंडिंग का सस्पिशन होगा बिटवीन द बीजेपी एंड द बीआरएस, उतना ही ज्यादा फायदा होगा कांग्रेस को, क्योंकि द एंटायर एंटी बीआरएस वोट, एंटी केसीआर वोट will then go to the Congress and not go to the BJP. Now, you asked Tejaswini about what happened in 2018 that Chandrababu Naidu took that kind of a decision. Yes, it was largely meant to be, and I think Chandrababu Naidu, despite being a very astute politician, उस समय पर जिस तरह का ट्रैप उनके लिए ले किया गया था, उन्होंने उसको ठीक तरह से नहीं भांपा, बिकॉज जगनमोहन रेड्डी कॉन्स्टेंटली ताना मार रहे थे कि अगर आपको स्पेशल कैटेगरी स्टेटस एनडीए में रहकर, भाजपा को सपोर्ट करके भी नहीं मिलता, तो ऐसे रहने का फायदा क्या हुआ। And he was constantly during his Padyatra raising that issue, and that I think was putting too much of pressure on Chandrababu Naidu. In fact, during जब वो नो कॉन्फिडेंस मोशन लोकसभा में डिस्कस किया जा रहा था, तब के समय पर भी प्रधानमंत्री ने ये कहा था कि आप लोग एक तरह से जगनमोहन रेड्डी के ट्रैप में जा रहे हैं, आप ये गलती मत कीजिए, क्योंकि वो नो कॉन्फिडेंस मोशन भी टीडीपी की तरफ से ही मूव किया गया था। लेकिन उसके बावजूद चंद्रबाबू नायडू ने अपना समर्थन वापस लिया, और अब की तारीख में देखिए, जगनमोहन रेड्डी जैसे ही सत्ता में आए, उन्होंने कहा कि उनके पास एब्सोल्यूट मेजॉरिटी है, उनको हमारे समर्थन की जरूरत नहीं है, तो मैं किसी तरह से दबाव नहीं डाल सकता। तो 2018 की सिचुएशन और उसके बाद की सिचुएशन में कुछ अंतर नहीं था, लेकिन जगनमोहन रेड्डी ने पिछले 4.5 साल में, एक्सेप्ट फॉर सबमिटिंग मेमोरेंडा सेइंग दैट वी वांट स्पेशल कैटेगरी स्टेटस, नथिंग मच हैज हैपेंड। तो आज की तारीख में स्पेशल कैटेगरी स्टेटस के बारे में तो कोई बात भी नहीं करता है, neither the YSR Congress party nor the Telugu Desam party, because they have realized कि जब तक भाजपा पूरी तरह से सत्ता में है, पूरी तरह से उनको मेजॉरिटी है, उन्होंने मन बना लिया है कि आंध्र प्रदेश को स्पेशल कैटेगरी स्टेटस नहीं दिया जाएगा। ऑलराइट, थैंक यू। लोकसभा की 25 सीटें, राज्यसभा की माफ करिएगा, विधानसभा की 175 सीटें। चुनाव लोकसभा के साथ ही होते हैं, विधानसभाओं के इस समय जगन रेड्डी वहाँ सत्तानशी हैं, 151 सीटें जीते थे पिछले विधानसभा में। टीडीपी वापसी की कोशिश कर रही है। 2004 से 2014 10 साल का उनके लिए राजनीतिक वनवास रहा था, और 5 साल के बाद फिर उन्होंने अपने आप को विपक्ष में पाया। वहाँ पर सत्ता के साथ साथ पीढ़ी के हस्तांतरण की भी बात चल रही है, इसीलिए नारा लोकेश का, चंद्रबाबू नायडू के बेटे का, बार बार जिक्र आ रहा है। और इस जिक्र के साथ ही मैटनी इम्पैक्ट की भी बात होती है कि सिनेमा का कितना नाभिनाल संबंध है आंध्र प्रदेश की राजनीति से। इस पर हमने ये चर्चा की। चर्चा इसलिए महत्वपूर्ण थी क्योंकि हमें लगा कि राष्ट्रीय मुद्दों पर चर्चा, एनडीए वर्सेस इंडिया अलायंस पर चर्चा के साथ साथ
हमें स्पॉटलाइट में हर बार एक स्टेट रखना चाहिए ताकि कुछ स्थानीय समीकरणों को भी समझा जा सके। आप दोनों में विद्वानों का बहुत बहुत शुक्रिया। बढ़ते हैं नेता नगरी के अगले सत्र की तरफ। आज के नेता नगरी में चर्चाओं का दौर यहीं पर समाप्त होता है। आखिरी में फुर्सत की इकलौती सलाह है, हम इन दिनों एक बड़ी मज़ेदार किताब पढ़ रहे हैं, सुल्तान अ मेमोयर, वसीम अकरम की किताब है जो उन्होंने गिडेन हेग के साथ लिखी है। ये हार्पर से पब्लिश हुई है, बहुत दिलचस्प किताब है। और इसमें जो 1991-92 वाला वर्ल्ड कप, 1992 वाला जो वर्ल्ड कप है ऑस्ट्रेलिया में जो पाकिस्तान ने जीता था, हर मैच के पीछे के बहुत रोचक किस्से हैं जिन्हें वसीम अकरम ने लिखा है। और भी कई प्रसंग हैं भारत के टूर से जुड़े हुए, इनको पढ़कर आपको बड़ा लुत्फ आएगा। आप इन दिनों क्या किताब पढ़ रहे हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। क्या देख रहे हैं? बम्बई पर क्या है लड़कों उसका नाम? बम्बई मेरी जान के बड़े आजकल इश्तिहार दिख रहे हैं, लेकिन सीरीज इतनी लंबी होती हैं कि हिम्मत करती नहीं हैं उनको शुरू करने की। तो हम सीरीज़ देखने जाते हैं और कोई पुरानी फिल्म खोल के उसकी अपने फेवरेट सीन देख के, कभी सरकार, कभी चक दे इंडिया, कभी कोई अंग्रेजी की फिल्म, आगे बढ़ जाते हैं। आप भी ऐसा करते हैं क्या? बताइए। संवाद चलता रहे। नेता नगरी में अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी, ऐसी उम्मीद है। खूब ख्याल रखिए अपना। शुक्रिया।